वालेकुम। अच्छा, मेरी वॉइस क्लियर है सबको? मुझे बता दें मेरी वॉइस क्लियर है। हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। थोड़ा ब्रीफिंग दोबारा मैं पास मेडिसिन के हवाले से कर दूं। पास मेडिसिन हमने जो है वो ऑनलाइन परचेज की है, और उसकी टोटल वैसे कॉस्ट 19,000 हमें पड़ी थी, क्योंकि उसमें वो बाहर परचेज करने में भी 1700 और कुछ 122 इतना टैक्स करते हैं। लेकिन हमने आपको सिर्फ वही चार्ज किया है कि जो आपका लाइक 17,500 की जो परचेजिंग रेट है। अदरवाइज वो बाकी मैंने खुद अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट कर दिया था, लेकिन जो बच्चे रह गए हैं वो उसमें शामिल कर दें और एज सच ग्रुप भी ज्वाइन कर लें। उसका ये होगा कि एक ही बंदा यूज उसको सब कर सकते हैं टॉपिक पढ़ने के लिए, लेकिन एमसीक्यूज जो है ना वो डॉक्टर आयशा ही सॉल्व कराएंगी आपके ग्रुप पे। उससे ये होगा कि अगर आपने किसी और ने सॉल्व करना शुरू कर दिया तो फिर ये होगा कि वो मिस हो जाएंगे बाकियों के, क्योंकि जो एक बार सॉल्व हो जाए वो दोबारा नहीं आते, या तो उसे रीसेट करो तो फिर आते हैं। तो आप लोग उसको टॉपिक रिवाइज करने के लिए अपने पास रखो, सबके पास पासवर्ड सबके पास रहेगा उसका। और बाकी ये है कि सबसे बेस्ट तरीका तो यही है। और बाकी हम खुश तो कभी किसी को सबको नहीं किया जा सकता एक साथ, हर किसी की अपनी राय होती है, लेकिन ये एक बेस्ट तरीका है। और डॉक्टर आयशा इसीलिए उनको चूज किया था कि उनकी कमिटमेंट है कि वो सही से इसको कराएंगी, बीच में कोई ब्रेक नहीं आएगी। अदरवाइज जो होता है कि कोई ब्रेक लेता है या कुछ इस तरह, तो फिर आपका भी टाइम वेस्ट होता है, दूसरे बंदे का भी। और जो बंदे रह जाया करेंगे वो रिव्यू कर लिया करेंगे बाद में ना, तो उनको इस एज सच जो है ना फिर उसमें आसानी रहेगी रिव्यू करने में। और ग्रुप डिस्कशन से ये होता है कि ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है हमेशा, कि कोई ना कोई पॉइंट ऐड कर देता है कोई बंदा, तो उससे आपको जो है ना वो रिटेन भी रह जाता है और ब्रेन स्टॉर्मिंग भी होती है। अच्छा, हम और बाकी एक मुझे थोड़ा सा ये इशू आ रहा था कि जो है ना मैं ग्रुप में चीजें शेयर कर देती हूँ, और वो फिर अभी तो ये चैट आज परचेज की थी तो इस वजह से चैट थोड़ी लंबी हो गई थी। अब एक्स्ट्रा चैट नहीं होगी ग्रुप में कोई भी, तो पिक्चर्स और जो डाटा होगा वो आपके पास पड़ा रहेगा। और उसका ये है कि मुझे फिर जब बार बार सब कहते हैं कि दोबारा शेयर करो, मेरे लिए भी डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि मेरा अपनी जॉब हॉस्पिटल और सारा कुछ है, फिर मैं मुसलसल यही शेयर करती रहूंगी ना तो फिर वो टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाती सही से। तो वो आप लोग सर्च कर लिया करो, जो भी चीज होती है वो अपने पास ग्रुप में शेयर हुई होती है वो सर्च जरूर कर लिया करो एक बार। अब जैसे मैंने पास मेडिसिन का पासवर्ड और हर चीज शेयर कर दी है, ग्रुप में एक पिक्चर है उसमें शेयर है, तो आप थोड़ा सा बस जहमत होगी, देखना पड़ेगा, वो आपको मिल जाएगी, सबको ही मिल जाएगी, सबके लिए वही पासवर्ड है, वही मेलिंग एड्रेस है। अच्छा, और फिर कोई डिफिकल्टी अगर सर्च करने के बावजूद फिर कोई डिफिकल्टी आती है तो फिर आप पूछ सकते हो। अच्छा, हम आ जाते हैं 71 MCQ। आज का हमारा है पेज नंबर 175, सफरॉन का है जिनके पास बुक्स है। और 71 MCQ पे थे हम। Bismillahirrahmanirrahim. A 25 years old gentleman man comes to you with recurrent attacks of syncope. He told you that he feels nauseated because before the attack, and then fell down and remained unconscious for 1 minute. He had urinated during one attack, but after 1 minute, he became fully conscious and with no confusion. Which one of the following investigations you will order to confirm the diagnosis? अच्छा, जब भी आपके पास जो है ना सिंकपी का केस आता है तो आप फिर आपने रूल आउट करनी होती है कार्डियक सिंकपी, न्यूरल सिंकपी। आपके पास जो है ना वो रिफ्लेक्स सिंकपी, जिसमें आपके पास पोस्टरल भी आ जाता है, वेजोवेगल भी आ जाएगी, ऑटोनॉमिक भी हो सकती है कॉज, ठीक है, पोस्टरल ड्रॉप की। अब इसमें आपके पास जो है ना जो कार्डियक होता है उससे पहले कार्डियक की हिस्ट्री जरूर दी हुई होगी, लाइक पेशेंट को पैल्पिटेशंस, कोई चेस्ट पेन, कोई शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, इस तरह की हिस्ट्री जरूर दी हुई होगी, ठीक है। और जो आपके पास न्यूरल सिंकपी होती है उसमें कोई न्यूरल कॉज लाइक फिट्स हो गए पेशेंट को, या फिर लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। इसमें लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस जो है ना वो अ, इसमें ऐसा बताई नहीं कि फिट्स के साथ है उसके बाद उसको मेमोराइज हुआ चीजें, वो याद थी या नहीं याद थी। तो यहाँ पे जो कंडीशन बताई हुई है कि वो उसने पेल भी हो गया, सारा कुछ हो गया, तो ये जो है ना ज्यादातर वेजोवेगन सिंकपी की तरफ जा रहा है। अगर ये कार्डिक सिंकपी की तरफ जाता है ना तो उसमें जरूर इन्होंने कुछ बताया होता है कि उससे पहले उसको जो है ना पैल्पिटेशन स्टार्ट हो गई थी, या चेस्ट पेन स्टार्ट हुआ था, या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ उसको रहती थी, या कोई फैमिली हिस्ट्री कार्डिक। तो यहाँ पे इसलिए जब आपके पास वेजोवेगल सिंकपी होती है इसमें टिल टेबल टेस्ट आप कराते होते हो। इसमें टिल टेबल टेस्ट की भी कुछ इंडिकेशंस होती हैं कि आपने कब कराना है। जब आपके पास और जो जब आप क्लिनिकल की तैयारी करोगे ना तो उसमें ये चीज लिखी हुई है कि आपको चाहे आपके पास कुछ भी हो जाए आपने कार्डियक कॉज पहले रूल आउट करनी ही करनी है, हर पेशेंट में ईसीजी एको करानी ही करानी है। लेकिन यहाँ पे जो हम थेरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमने कहा था कि हम सेफ्रॉन को ही फॉलो करेंगे, कि इन्होंने जो है ना पहले जब आपके पास टिपिकल हिस्ट्री वेजोवेगल की है तो वो टिल टेबल टेस्ट पूछना चाह रहे हैं कंफर्म डायग्नोसिस के लिए, क्योंकि हिस्ट्री वेजोवेगल की जा रही है। 72 हमारे पास है
Which one of the following is not a which one of the following is not a cause of predominant R wave in lead V1 V2? अच्छा, जब आप लोग तैयारी कर रहे हो तो ना ये इस चीज की थ्योरी की यही चीज आपके ना टॉक्स में और क्लिनिकल में काम आती है। इसलिए कहते हैं कि क्लिनिकल में जब आपकी थ्योरी रिसेंट पास हुई होती है तो आपके पास हाईएस्ट अपॉर्चुनिटी होती है क्लिनिकल भी निकल जाए, क्योंकि आपका नॉलेज फ्रेश होता है। अब देखो यही चीज जो है ना आर वेव इन लीड V1 V2 में ये टॉक्स में भी आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें आपके पास जो है ना बाकी सारी कॉजेज लाइक राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक हो गया, पोस्टीरियर वॉल, WP2, डब्ल्यू पल्मोनरी हाइपरटेंशन, ये सारी हैं, लेकिन एओर्टिक स्टेनोसिस नहीं होता। ठीक है, इसमें आपके पास नहीं आएगी। अच्छा, एक होता है ASD। ASD के साथ अभी आप पास मेडिसिन करो, इसके सिनेरियोस पढ़ोगे, उसमें आप पार्शियल RB3 या RB3 वाला पैटर्न विद लेफ्ट एक्सिस और राइट एक्सिस डेविएशन डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ ASD के प्राइमम है या सेकेंडम है। अभी आपके पास इसके MCQs आना शुरू हो जाएंगे पास मेडिसिन में। तो अब इसमें जो बाकी कॉजेज लिखी हुई हैं ये आपको आनी चाहिए सारी की सारी। इस टाइम डेक्स्ट्रोकार्डिया की इस बार ECG आई है उन लोगों को टोक्स में, जिसकी वजह से हालांकि इतना अच्छा बच्चों ने किया हुआ भी था लेकिन वहां पे जाके वो कंफ्यूज हो गए। वो इसलिए आपको जो है ना ये कॉजेज पता होनी चाहिए कि आर वेव उसमें लीड V1 में आर वेव भी थी, और पुअर प्रोग्रेशन आर वेव की जो है ना वो खत्म होती जाती है, जो चेस्ट लीड्स में आर वेव प्रोग्रेस करती है, और पी लीड 1 में पी वेव्स इन्वर्टेड हो जाती है, जो डेक्स्ट्रोकार्डिया की ECG होती है। ठीक है, तो ये बाकी कॉजेज भी आपको पता होनी चाहिए MCQ में अगर आपने सही से सॉल्व करना है। 73 हमारे पास है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एम्पिरिकल ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इज द एम्पिरिकल ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इन प्रोस्थेटिक वाल्व एंडोकार्डाइटिस। देखो हमने कहा था कि प्रोस्थेटिक वाल्व आ जाएगा तो हमने इसमें IV वेंको, जेंटामाइसिन और रिफेम्पिसिन, हमने रिफेम्पिसिन भी ऐड करके दी थी। ठीक है, हमने कहा था स्टेफ ऑरियस, कोई भी आपको मैंने इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस की पिक्चर्स आपके ग्रुप पे शेयर की थी, कोई भी इसको समराइज करना चाहे। ब्लाइंड थेरेपी क्या है आपके पास, आपने कब जो है ना वो स्टेप 4 इसमें क्या देना है। ठीक है, डॉक्टर मदिया, पी वेव्स इन्वर्टेड इन लीड, इन जो है ना लिम लीड। ठीक है, इन लिम लीड 1, ये डेक्स्ट्रोकार्डिया का फीचर होता है एडिशनल। हाँ जी, मुझे कौन रिवाइज कराना चाहेगा इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, एनी वॉलंटियर, कोई भी खुद से अपने आप को अनम्यूट करे और बताए जो हमने पढ़ा था। पता है क्या, आप बताओ, चाहे गलत भी बताओ, लेकिन बताओगे ना तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा कि आपने ये बताया है। अच्छा मैम, कितना ऐसे आता है? हाँ जी। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में इस तरह से था कि अगर आपका नेटिव वेल्व है और ब्लाइंड थेरेपी स्टार्ट करनी है तो इमोक्सिसिलिन से हम स्टार्ट करते हैं, IV इमोक्सिसिलिन से। अगर वो पेनिसिलिन से पेशेंट को एलर्जी है तो फिर आपने वैनकोमाइसिन और साथ जेंटामाइसिन स्टार्ट कर देनी है। अगर प्रोस्थेटिक हार्ट वेल्व दिया होगा तो उसमें वेरी आपने गुड। वैनकोमाइसिन, रिफेम्पिसिन और जेंटामाइसिन तीनों चीजें देनी है। अब जब हमने ब्लाइंड थेरेपी थी उसमें हमने क्या किया, रिफेम्पिसिन बाद में ऐड की। ठीक है, अब स्टेफ में इससे ऑपोजिट है। स्टेफ में उन्होंने जो है ना रिफेम्पिसिन पहले ऐड कर दिया, प्रोस्थेटिक अगर स्टेफ और इस रिलेटेड है तो फिर उससे जेंटामाइसिन बाद में ऐड किया है। और ठीक। स्ट्रेप्टोकोकल का क्या है? हाँ मरियम। मैम उसके बाद स्ट्रेप्टोकॉकस है, स्ट्रेप्टोकॉकस में बेंजाइल पेनिसिलिन ऐड करते हैं अगर फुली सेंसिटिव स्ट्रेप्टोकॉकस है। और उसके बाद अगर लेस सेंसिटिव, उसके बाद अगर उससे एलर्जी हो जाती है तो फिर आपने वैनकोमाइसिन और लो डोज जेंटामाइसिन ऐड करनी है। और अगर लेस सेंसिटिव स्ट्रेप्टोकॉकस है तो बेंजाइल पेनिसिलिन के साथ स्टार्ट में लो डोज जेंटामाइसिन ऐड कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि आपके पास ना स्ट्रेप्टोकोकल अच्छा रिस्पॉन्स दे देते हैं एंटीबायोटिक को, तो इसीलिए आप लोडोस जेंटामाइसिन से भी काम चल जाता है इसमें। ठीक है, और इसीलिए आपके पास जो स्ट्रेप्टोकोकल ग्रुप होता है ना वो सब एक्यूट कराता है, एक्यूट नहीं कराता, सब एक्यूट कराता है। ठीक है, तो इस वजह से आपके पास जो स्ट्रेप्टोकोकल है उसमें कोई बहुत ही एग्रेसिव जाके 3 एंटीबायोटिक को ये चीजें नहीं कर रहे वो लोग। अब आ जाते हैं हम 74 MCQ पे। वेरी गुड मरियम। अच्छा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन कॉजेज सडन डेथ एट नाइट और ड्यूरिंग रेस्ट। ठीक है, अब आपके पास जो है ना ये लॉन्ग क्यूटी की टाइप्स पूछना चाह रहे हैं बेसिकली। ठीक है, जो हमारे पास लॉन्ग क्यूटी 1 होता है वो आपके पास क्या होता है, एक्सर्शनल सिंकपी के साथ आता है, ऑफन स्विमिंग जैसे हो गया, एक्सर्शन कर रहा है पेशेंट स्विमिंग। टू टू जो होता है उसमें आपके पास इमोशनल स्ट्रेस के साथ भी हो जाता है, 3 में रेस्ट पे भी हो जाता है। ठीक है, तो ये आपके पास जो है ना वो ड्यूरिंग रेस्ट लॉन्ग क्यूटी 3 पूछना चाह रहे हैं। वैसे अगर ECG में देखते हो ना, MRCP2 के जो कैंडिडेट्स हैं आप में, उसमें उनकी ECG भी आती होती है उनको, तो उसमें आपने देखना होता है QT इंटरवल। इंटरवल क्या होता है, जिसमें वेव्स शामिल होती हैं, और सेगमेंट क्या होता है उसमें वेव्स इंक्लूड नहीं होती। तो QT इंटरवल में क्यू वेव भी शामिल होगी,
और टी वेव भी शामिल होगी। तो ये जो टोटल डिस्टेंस है 10 स्मॉल स्क्वायर से ज्यादा हो जाए तो फिर क्यूटी प्रोलॉन्गेशन है। वैसे तो इसका फॉर्मूला होता है क्यूटी ओवर आर आर अंडर रूट ना, लेकिन इसमें रफली जो है जब हम MRCP2 का किया करते थे ECG तो फिर हम ऐसे किया करते थे इसमें। अच्छा 75 MCQ है कि 72 years old पेशेंट है, डायग्नोज विद स्पेयर एओर्टिक स्टेनोसिस आफ्टर ही प्रेजेंटेड विद 3 episodes ऑफ सिंकपी चेस्ट पेन ऑन एक्सर्शन। अच्छा उसको चेस्ट पेन एक्सर्शन हो सकता है, वो एओर्टिक स्टेनोसिस की वजह से हो सकता है, किसी और की वजह से हो। अब उसकी जो है ना सर्जिकल वाल्व रिप्लेसमेंट करनी है। अब उससे पहले आपने क्या करना होगा, अच्छा जब मैं पेसिस की तैयारी कर रही थी ना तो उसमें हमें ना निशानी बताया करते थे, जब मैंने अकेडमी ज्वाइन की तो उन्होंने कहा था कि अगर आपको सोचना है कि आपको अंदर AVR मिलेगा या आपको MVR, अगर कैबेज हुआ है ना पेशेंट का या फिर आपके पास कुछ इस तरह है तो ये AVR होगा ज्यादातर चांस। क्योंकि वो क्या करते हैं इससे पहले ना, AVR रिप्लेस करने से पहले ना वो ये देखते हैं एंजियोग्राफी करा के, हर हाल में देखना होता है कि अगर साथ में कैबेज के साथ ही वाल्व रिप्लेस हो जाएगा तो वेल एंड गुड। तो इसीलिए वो जो है ना एओर्टिक वाल्व रिप्लेस करने से पहले कॉर्निया एंजियोग्राफी कराना जरूरी होती है। कोई कॉर्नी वेसल डिजीज अगर साथ ही है तो आप एक तीर से दो निशाने कर लो, कैबेज भी कर दो और साथ में एओर्टिक वाल्व भी रिप्लेस कर दो। तो इससे पहले ये करानी होती थी, ये क्लिनिकल में भी हमारे पास एक निशानी होती थी। ठीक है, तो ये आपके पास कॉर्नरी एंजियोग्राफी का आंसर हो गया, और ये एओर्टिक के केस में ही होता है। नेक्स्ट, which one of the following chemotherapeutic agent causes cardiomyopathy? कार्डियोमायोपैथी हमारे पास जो है ना, हमें पता है सबको डॉक्सिरूबिसिन। पास से इससे मैंने अपने नोट्स में बनाया था, जो डॉक्सिरूबिसिन है ना उसमें आपके पास जो है अगर कार्डियोमायोपैथी डेवलप हो गई तो इट सेल्फ इंडिकेशन है कि इसमें आपने स्टॉप कराना है। अब कार्डियोमायोपैथी कैसे पता चलेगा आपको, इजेक्शन फ्रैक्शन पेशेंट की ड्रॉप कर गई है, 50 से कम हो जाए या फिर उसके बाद जो है ना उसमें जो इनिशियल थी ना उससे 10% ड्रॉप कर जाए, तो इसका मतलब है डॉक्सोरुबिसिन इंड्यूस्ड कार्डियोमायोपैथी। ये पास्ट टेस्ट के एक MCQ की एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ था, जब मैंने 2021 में MRCP2 किया था तो उसमें एक एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ था। और जब आपके पास जो है ना ड्रग इंड्यूस्ड कीमोथेराप्यूटिक इंड्यूस्ड कार्डियोमायोपैथी डेवलप होती है, इसको आप म्यूगा स्कैन से डायग्नोज करते हो। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास जो है वो 77 MCQ पे हम आते हैं। डायबिटिक पेशेंट है, एडमिटेड विद स्टैमी, यूजिंग मेटफॉर्मिन 850 मिलीग्राम, ग्लिक्लासाइड 60 मिलीग्राम। अब आपको पता चल गया डबल एंटी डायबिटिक ड्रग्स में कौन सी क्लासिफिकेशन में है, मेटफॉर्मिन पे है और ग्लिक्लासाइड है। अब उसकी जो ब्लड शुगर्स हैं वो 210 to 290 सिंस हिज एडमिशन। हाउ शुड यू मैनेज हिज डायबिटीज? अब जब भी आपको तो ये क्लियर कट पता होता है कि जो स्टैमी होता है ना उसके साथ आप फॉरी हॉस्पिटल एडमिशन में क्या देते हो, या तो SGLT जिसमें डेपाग्लिफ्लोजिन का रोल आ गया है, और दूसरी चीज क्या है आप इंसुलिन देते हो स्लाइडिंग स्केल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ना वो रेगुलर इंसुलिन है, स्लाइडिंग स्केल वैसे अब ओमिट हो चुका है, लेकिन आप हॉस्पिटलाइज पेशेंट को जो है ना इसमें ऐसे ही करते हो। अच्छा मुझे कौन बताएगा कि कितने अरसे तक मेटफॉर्मिन नहीं देनी और क्यों नहीं देनी MI की पेशेंट में, कोई बताएगा? 48 पढ़ने आवर डीमा मैडम ये 2 वीक्स तक नहीं देनी है क्योंकि पेशेंट में लैक्टिक एसिडोसिस हो सकता है मेटफॉर्मिन की वजह से। वैसे कहीं कहीं बुक्स में 6 वीक्स पे लिखा हुआ है कि 1.5 माह बाद स्टार्ट करो, इससे पहले आप इंसुलिन पे रख दो। ठीक है, लैक्टिक एसिडोसिस आपके पास शॉक के साथ, लैक्टिक एसिडोसिस की भी फर्दर दो टाइप्स है ना, टाइप A टाइप B। एक ड्रग इंड्यूस्ड होता है, एक शॉक वगैरह हाइपोटेंशन इसके साथ हो सकता है अगर पेशेंट को जो है ना वो हाइपोक्सीमिया चल रहा है, तो इसको मजीद वर्सन कर देगी वो मेटफॉर्मिन अगर दी। तो मैंने जिस बुक में एक दफा पढ़ा था तो उसमें 6 वीक्स का भी एक जगह मना लिखा हुआ था कि 1.5 माह तक ना दो आप एहतियाती तौर पर। ठीक है, तो इसमें आपने वैसे ही SGL2 देना होता है। अब आपके पास है 78 MCQ। असल में मुझे यहाँ पे भी देखना पड़ता है, पढ़ने की आदत मुझे बुक से है, उसमें मेरे नोट्स बने हुए एक्चुअली। अच्छा, अ पेशेंट इज डायग्नोज्ड एट हैविंग एंटीरियर वॉल स्टैमी, वाज गिवन स्ट्रेप्टोकाइनेज। अब उसको एसके मिला है, आफ्टर 90 मिनट्स ऑफ एसके थेरेपी ECG वाज शोन व्हिच शोड ST एलिवेशन व्हिच वाज 20% लेस देन द एडमिशन ECG। नेक्स्ट बेस्ट स्टेप, आपके पास अगर एक बार फेल्ड हो गई है थ्रोम्बोलिसिस तो आप रिपीट नहीं करते थ्रोम्बोलिसिस, अब आपको उसको रेस्क्यू PCI की तरफ भेजना पड़ता है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपके पास फेल्ड थ्रोम्बोलिसिस हो गई है? एक तो ये होता है कि आपके पास जो प्रीवियस जितनी भी एलिवेशंस थी अगर उससे 50% से ज्यादा ड्रॉप आ गया, उसमें सेटल डाउन हो गई है, जैसे पहले समझो 6 स्मॉल स्क्वायर तक लार्ज थी, अब उसमें से 3 स्मॉल स्क्वायर मजीद कम हो गई है। ठीक है, अब 3 स्मॉल स्क्वायर तक रह गई है, तो 50% से ज्यादा ही तकरीबन हो गई, मतलब यानी 50 के करीब है, 50 से ज्यादा हो गई, तो फिर आपके पास ये सक्सेसफुल है।
थ्रोम्बोलिसिस। या फिर आपके पास एक रिदम होता है, जो कि आपके पास कौन सा रिदम होता है, या आपने अगर पास पेपर्स में किया होगा, कौन बताना चाहेगा कि जिसकी वजह से पता चलता है सक्सेसफुल थ्रोम्बोलिसिस हो गई है? एक्सेलरेटेड इडियोवेंट्रिकुलर रिदम। वेरी गुड, एक्सेलेरेटेड इडियोवेंट्रिकुलर रिदम क्या होता है वो? हाँ हाँ जी, वो क्या होता है? मैडम इसमें वेंट्रिकुलर रिदम होता है, और ये इसमें रेट भी ज्यादा होता है मेरे ख्याल में, और इसमें नो, क्यूएस क्यूएस प्रोलॉन्गेशन होती है। ये आपने सही बताया कि वेंट्रिकुलर रिदम होता है। ये बेसिकली वीटी की छोटी बहन समझ लो आप इसको ना। तो वीटी में रेट क्या होता है आपके पास? 150 प्लस। इसका रेट जो होता है ना 180 टू 110 के बीच में होता है। एक्सेलरेटेड इडियोवेंट्रिकुलर रिदम में ब्रॉड कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, निस्बतन ब्रॉड कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, लेकिन रेट कम। तो मैं तो इसको ये कहती हूँ वीटी की छोटी बहन है। होता वेंट्रिकुलर, जो भी वेंट्रिकुलर इन ओरिजिन होता है उसमें क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स ब्रॉड हो जाते हैं। अब एक एमसीक्यू आपने पास पेपर में किया था कि जिसमें उसने, मेरा ख्याल है हसन अजीज ने अपनी बुक में दिया हुआ था, हम भी जब अपने टाइम पे करते थे बड़ी बहस होती थी उस पर। उसमें ना, उसमें उसने दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं कि जो है ना सक्सेसफुल एसटी सेगमेंट सेटलिंग हो गई है, और एक में उसने दोनों दूसरा ऑप्शन दिया एक्सेलरेटेड इडियोवेंट्रिकुलर रिदम आ रहा है, ये देखने के लिए कि रिपरफ्यूजन डेवलप हो गई है नहीं। अब उस पे जो मैंने कार्डियोलॉजिस्ट से डिस्कस किया था, उन्होंने कहा था कि आपके पास 50% भी जो है ना आप मान लेते हो कि सक्सेसफुल है, तो कंप्लीट रेजोल्यूशन इज नॉट द इंडिकेशन फॉर सक्सेसफुल, मतलब आप 50%। तो इसी वजह से उस एमसीक्यू में आपने कौन सा ऑप्शन चूज करना होता है? आपने चूज करना होता है एक्सेलरेटेड इडियोवेंट्रिकुलर रिदम का डेवलप हो जाना। ठीक है, क्योंकि उन्होंने कहा था कंप्लीट रेजोल्यूशन, तो कंप्लीट रेजोल्यूशन ही 50 या 50 से ज्यादा भी आप कंसिडर करते हो, सो हाल ही कंप्लीट नहीं आप कंसिडर करते। तो इसलिए उसका आंसर, वो आंसर एमसीक्यू सबको कंफ्यूज किया करता था। अच्छा, 79 एमसीक्यू हमारे पास है। इन स्ट्रोक्स एडम अटैक्स विद रिकरेंट सिंकपी। ये एक पेट सी बात है, कंप्लीट हार्ट ब्लॉक की वजह से आपको स्ट्रोक्स एडम्स अटैक्स होते हैं रिकरेंट सिंकपी के साथ। किस बात को रिपीट करने का कह रही है डॉक्टर सनिया? अच्छा, मैं कर देती हूँ। उसमें आपके पास ये होता है कि जब आपके पास रीपरफ्यूजन हो गई ना डेवलप एक बार, आप रीपरफ्यूजन किसके तरीके से करते हो? दो तरीके से, आइदर पीसीआई, आइदर थ्रोम्बोलिसिस। अभी ये डिटेल में मेरा ख्याल है डॉक्टर इकबाल ने शेयर किया था ग्रुप में, जिसमें वो पीसीआई कह रहे हैं कि पीसीआई कब करानी है, और आपने कब जो है ना वो फिब्रिनोलाइसिस करानी है। फिब्रिनोलाइसिस मतलब थ्रोम्बोलिसिस करानी है। अब आपके के पास जब आपने, यही दो चीजें हैं जो कि रिपरफ्यूजन डेवलप करेंगी। मैं बाकियों को म्यूट कर दूं, जो भी आया करे प्लीज अपने आप को म्यूट करके आया करे। अच्छा, इसमें अब आपके पास आपने दो चीजें देखनी है, रिपरफ्यूजन डेवलप हुई है नहीं। फॉर एग्जांपल आपने ईसीजी, आप क्या करते हो? ईसीजी आप जैसे ही पेशेंट को देने लगते हो ना स्ट्रेप्टोकाइनेस, जो हम वार्ड में भी प्रैक्टिस करते हैं, हम पहले उसकी ईसीजी देखते हैं उसी टाइम पे, और 90 मिनट्स बाद रिपीट करते हैं। जो फर्स्ट ईसीजी है उसके 90 मिनट्स बाद, जब आपने स्टार्ट कर दी फिब्रिनोलाइसिस, तो जितने 90 मिनट्स मतलब 1.5 घंटे बाद, 90 मिनट्स में अगर ईसीजी में जितनी एलिवेशन थी उससे 50% या 50% से ज्यादा ड्रॉप आ गया, लाइक V1 V2 3 में आपके पास समझ लो एलिवेशन थी 7 स्मॉल स्क्वायर के इक्वल, अब रह गई है सिर्फ 3 स्मॉल स्क्वायर के इक्वल, तो सेटलिंग तो हो गई ना एलिवेशन में, नीचे आना शुरू हो गई एलिवेशन। तो ये आपके पास अगर 50 या 50 से ज्यादा आ गई तो रिपरफ्यूजन इसका मतलब है सक्सेसफुल हो गई है। और अगर आपके पास ये नहीं है तो आप दूसरी चीज क्या देखोगे ईसीजी में? एक्सेलरेटेड इडियोवेंट्रिकुलर रिदम आना शुरू हो गया, तो ये भी शो करते हैं सक्सेसफुल रिपरफ्यूजन हो गई है। इन केस अगर आपके पास एमसीक्यू जो पास पेपर्स में आता था, जो अभी रिसेंटली एक साल पहले आया है शायद वो एमसीक्यू, उसमें ये था कि ना, उसमें दोनों ऑप्शन दिए हैं कि कंप्लीट रेजोल्यूशन हो गई है एसटी सेगमेंट एलिवेशन की, रिपरफ्यूजन सक्सेसफुल हो गई है, और दूसरा ऑप्शन दिया हुआ एक्सेलरेटेड इडियोवेंट्रिकुलर रिदम। तो अब जो लोगों को तंग करती थी वो चीज की दोनों ही सही बात है, लेकिन ये चीज थी कि आपके पास जरूरी नहीं है कि इसमें आपके पास कंप्लीट रेजोल्यूशन का हो जाना। 50% या 50% से ज्यादा तब आप सक्सेसफुल कंसीडर करोगे, तो इस वजह से इसमें ऑप्शन जो चूज करना था वो एक्सेलरेटेड इडियोवेंट्रिकुलर रिदम, जो कि 100% सही ऑप्शन बनता है तो ये बीसीक्यू। तो आपने बेस्ट ऑप्शन चूज करना है, तो प्रॉपर हर पेशेंट में मतलब एक्सेलरेटेड इडियोवेंट्रिकुलर आ गया, सक्सेसफुल है। अब हर पेशेंट में कंप्लीट रेजोल्यूशन तो नहीं होती ना, तो इसीलिए। क्लियर है ये पॉइंट सबको? मदीहा ने पूछा था, क्लियर हो गया? फिर हम आगे चलते हैं। ये एमसीक्यू आपके पास सनिया ने पूछा था मेरा ख्याल है। अच्छा, एटीएमसीक्यू हमारे पास है, ड्रेसलर सिंड्रोम आफ्टर एमआई अकर्स ड्यू टू। अच्छा, ये जो है ना ड्रेसलर सिंड्रोम आपको पता होना चाहिए, तो ऑटो इम्यूनिसिटी की वजह से होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है आपके पास ड्रेसलर में पेरिकार्डाइटिस लाइक पिक्चर हो जाती है, परसिस्टेंट फीवर, प्लूरेसी, और ये होता है ऑटो इम्यूनिसिटी की वजह से है। 2 to 6 वीक्स, मतलब 2 वीक्स बाद, आफ्टर फ्यू वीक्स आफ्टर एमआई, और 6 वीक्स तक हो सकता है। ठीक है, इसमें आपने ट्रीटमेंट क्या देना होता है? आपने इसमें प्रोलॉन्ग या स्पेयर सिम्टम्स आर ट्रीटेड विद हाई डोज एस्पिरिन।
तो इसकी जो पैथोफिजियोलॉजी है, इसके बिहाइंड ऑटो इम्यूनिसिटी होती है, जिसकी वजह से ड्रेसलर हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास 81 है कि एडिक्वेट रेट कंट्रोल इन ए पेशेंट विद एफib इज डिफाइंड एज। अगर आपने रेट कंट्रोल करना होता है ना, तो आप क्या देखते हो कि आपके पास रेस्टिंग पे हार्ट रेट उसका 80 तक हो जाए, और मैक्सिमल हार्ट रेट जो है ना ड्यूरिंग 6 मिनट वॉक टेस्ट, वो 110 तक हो। ठीक है, तो 80 से 110 में इसको सिंपल लिख देती थी, ये आपके पास क्या है, ये एफib का हार्ट रेट है ड्यूरिंग रेस्ट और ड्यूरिंग एक्सरसाइज। हाई डोज एस्पिरिन वगैरह की आपके पास, यानी एस्पिरिन आपने बहुत हाई डोज में, हम सिंपल जो दे रहे होते हैं लो डोज में, इसमें आपने 650 इस तरह देनी होती है जाके, वरना तो आप 75 मिलीग्राम दे रहे होते ना हार्ट में तो। अच्छा, दूसरी एक और चीज क्या मेरे ध्यान में आई थी, मैं बताने लगी थी। अच्छा, ये हमारे पास हो गया। अभी हम पढ़ेंगे कि आपके पास 6 मिनट वॉक टेस्ट क्या होता है, ये आगे एमसीक्यू आएगा, जिसमें वो बताएगा कि कितना जो है वो वॉक कर सकता है पेशेंट, तो आप नॉर्मल कंसीडर करते हो। ये भी एक एमसीक्यू अभी आगे आएगा, तो आप करोगे। एक बीपी का भी रिस्पॉन्स है, बीपी की रिस्पॉन्स कितने से कितने तक हो? किसमें पूछ रहे हैं? 6 मिनट वॉक टेस्ट में इसमें बीपी का रिस्पॉन्स भी है? इसमें मैंने तो वही वाला किया था कि आपके पास शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ डेवलप हो जाए। बीपी का नहीं मुझे पता। आपके पास 6 मिनट वॉक टेस्ट में 1500 फीट तक पेशेंट चलता है, तो आपके पास अगर उसमें इससे ज्यादा पे उसको सिम्टम्स आना शुरू हो जाए, ठीक है, तो फिर वो आपके पास जो है ना कार्डियक डिसफंक्शन को शो करता है। अब बीपी का नहीं मुझे इसमें पता, 6 मिनट वॉक टेस्ट में बीपी का क्या है रोल। एक तो इसमें बोर्ड इंडेक्स में पढ़ा था इसका, सीओपीडी में 6 मिनट वॉक टेस्ट, और या फिर आपके पास जो है ना ये इसमें आता है कार्डियक डिसफंक्शन को शो करता है। कोई भी कार्डियक सिम्टम आ जाना, अब बीपी का फिर ये इसको देख लेंगे। हाँ जी बिल्कुल, स्टनिंग मायोकार्डियम। अभी आपके पास नहीं, सारे एमसीक्यूज डॉक्टर मेहर आएंगे, ठीक है, ये सारा कुछ अभी आपके पास आएगा, ये चीजें आएंगी। ईटीटी को आप कंफ्यूज, ईटीटी वाला जो था ना, वो ईटीटी वाला एक बिल्कुल था कि आपके पास बीपी या ईसीजी चेंजेस, या आपके पास पास मेडिसिन में एमसीक्यू आ जाएगा। ईटीटी वाला इंडिकेशंस टू स्टॉप ईटीटी, हमने अभी ईटीटी की एब्सोल्यूट और रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशंस पढ़ी थी, कौन बताएगा मुझे, जिसमें मेरी राइटिंग पे सबको बहुत हंसी आई थी। हाँ जी, कौन बताएगा एब्सोल्यूट और रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशंस कौन कौन सी थी? अच्छा मैम, रिलेटिव में जो हाइपरटेंशन है मोर देन 200/110, और अनकंट्रोल आपकी कोमाप्स कंडीशन हैं, और लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी की ऑब्स्ट्रक्शन है, कंट्रोल टेकिर्दमियास हैं, कंप्लीट हार्ट ब्लॉक और हुक्म। गुड, वेरी गुड। ये और ये एब्सोल्यूट में? एब्सोल्यूट में ये था कि मैम इनका। एसिम्टोमेटिक एसिम्टोमेटिक एओर्टिक स्टेनोसिस भी है आपके पास, मॉडरेट टू स्वेयर एसिम्टोमेटिक। जी जी। बाकी मैम ठीक उसमें है, और अनस्टेबल अंजाइना था, अगर प्रीवियस 2 डेज में एक्यूट एमआई हुआ है, या अनकंट्रोल कार्डियक एरिथमियास, और अनकंट्रोल सिम्टोमेटिक हार्ट फेल्यूर और फिजिकल डिसेबिलिटी। हाँ जी, ये डॉक्टर समिया, ये कॉन्ट्राइंडिकेशंस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, एब्सोल्यूट और रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ ईटीटी की बात कर रहे हैं। ये एमसीक्यू डिफरेंट तरीके से आते हैं, एब्सोल्यूट पूछ लेते हैं, रिलेटिव पूछ लेते हैं कौन सी नहीं है एब्सोल्यूट। रिलेटिव वाली भी दी हुई होती है, जो रिलेटिव वाली होती है उसको चूज करना होता है। जब आपको एब्सोल्यूट और रिलेटिव का पता होगा, तभी आप करेक्टली चूज कर सकोगे, ठीक है। अगर पेशेंट को ऑस्टियोआर्थराइटिस हो तो ईटीटी नहीं करानी होती, बिल्कुल नहीं करानी होती, फिर आप डोब्यूटामिन स्ट्रेस टेस्टिंग वगैरह की तरफ जाते हो, ठीक है। मैम ये इस पे ना आप एक ये रखिएगा कि ये क्योंकि हमें एग्जाम में काफी इन क्वेश्चन से तंग किया था कि किस सिनेरियो में हमने कौन सी टेस्टिंग चूज करनी है, कि वो सीटी एनजीओ डोब्यूटामीन और वो मीवी स्कैनिंग, वो बहुत सी ऑप्शंस होती हैं, उस पे काइंडली एक आप क्लास रखिएगा। ये रेलेवेंट आ गया था, मैंने कहा आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये हमें क्वेश्चन तंग कर रहे हैं। ठीक है, चलो इसको रख लेंगे, ठीक है। इसके एमसीक्यूज ना आगे आएंगे भी सही, जिसमें थैलियम स्कैनिंग और सारा म्यूगा स्कैन, अभी हमने म्यूगा स्कैन का पढ़ा है, ठीक है, जिसमें हमने कीमोथेराप्यूटिक इंड्यूस्ड, और वैसे ये अच्छा टॉपिक जो है ना मगरिबी से मैं आपको कवर करा दूंगी। डॉक्टर सनिया, मैं दोबारा वही बात करूंगी, ये चीजें हमने ग्रुप पे पहले लेक्चर में शेयर की हुई है, ठीक है, आप प्लीज दोबारा ग्रुप में देख लीजिएगा। एब्सोल्यूट और रिलेटिव पहले लेक्चर के दौरान हमने सारा कवर किया था, तो मेरा ख्याल है आपने वो लेक्चर मिस कर दिया होगा, या तो सुनना, या तो आपने चेक नहीं किया ग्रुप पे। अब ग्रुप पे कोई एक्स्ट्रा बात नहीं होगी, तो आपको हर चीज डाटा मिलता जाएगा। डॉक्टर अस्मारा ने मेरा खाली रिटन फॉर्म में भी भेज दिया था, क्योंकि मेरे पास मेरी राइटिंग आप लोगों को समझ नहीं आ रही थी।
डॉक्टर मदिया, एब्सोल्यूट के साथ मैंने आपको रिलेटिव भी पढ़ाई है, ठीक है? प्लीज आप पहला लेक्चर सुनो, मैंने रिलेटिव पढ़ा दी है आपको। अच्छा, अब हम आ जाते हैं 82 पे, ठीक है? उसमें आपके पास रिगार्डिंग डिफिब्रिलेशन इन ACLS ऑल आर ट्रू एक्सेप्ट, ये अब आ गया आपके पास एक क्वेश्चन जो कि हमेशा सबको कंफ्यूज कर रहा है। अब आपको मैं सिंपल बता देती हूँ, जो ACLS गाइडलाइंस हमने कहा था, शॉकेबल रिदम और नॉन शॉकेबल रिदम। शॉकेबल रिदम हमारे पास दो थे, जो कि पल्सलेस PT और हमारे पास VFib था। अब वो क्या कहते हैं, जो लेटेस्ट आया है ना, वो कहते हैं कि कार्डियक मॉनिटर्ड पेशेंट, अगर आपके पास, यानी वो तो सिर्फ हॉस्पिटलाइज पेशेंट ही हो सकता है जिसको मॉनिटर लगा हुआ कार्डियक, आपने देखा हो इसको VT VFib चला और उसके बाद इसको कार्डियक अरेस्ट हो गया, ये विटनेस्ड कार्डियक अरेस्ट है। पास मेडिसिन अभी कोई ETT की पिक्चर भी लेके शेयर कर देगा, अपने पास खोल सकता है, सॉरी ये ACLS सर्च करेगा ना टॉपिक, तो ये आ जाएगा आपके पास। तो उन्होंने वर्ड लिखा है विटनेस्ड कार्डियक अरेस्ट। तो जब आपके पास विटनेस्ड कार्डियक अरेस्ट हुआ, तो इसमें आपने 3 कंसेक्टिव शॉक्स देने। अब 3 कंसेक्टिव शॉक से मुराद क्या है? एक शॉक दिया आपने, आपने फिर CPR कंटिन्यू किया, आप 2 to 3 मिनट्स के लिए CPR करते हो, और आप जो है ना हर 3 to 5 मिनट एड्रेनालिन भी रिपीट कर रहे हो तो डोज, उसके बाद दोबारा दूसरा शॉक देते हो, सिर्फ विटनेस्ड कार्डियक अरेस्ट में रिपीट करते हो शॉक, फिर CPR के बाद तीसरा शॉक देते हो। तो ये आपके पास जो 3 कंसेक्टिव शॉक्स हैं, ये सिर्फ इनका रोल उसमें है जो कि विटनेस्ड कार्डियक अरेस्ट हुआ है उसको आफ्टर VT शॉकेबल रिदम। अब जो आपके पास नॉन विटनेस्ड कार्डियक अरेस्ट है, जैसा कि आपके पास नॉर्मली हमारे पास एक्सपोजर होता है हर जगह पे, पेशेंट एकदम से कोलैप्स कर गया, इस केस में आपने वन वन शॉक देना है, ठीक है? उसके बाद CPR करके फिर आपने सिंगल शॉक के बाद ही बाकी मैन्यूवर्स और जो है जो एंटीरिथमिक ड्रग्स वो चीजें स्टार्ट करनी होती है, देखने के लिए कि अब रिदम कौन सा चल रहा है। और जो हमारे पास नॉन शॉकेबल रिदम है, जिसमें पल्सेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो गया, एसिस्टली आ गया आपके पास, इनमें आपने क्या करना होता है, इनमें शॉक का तो रोल नहीं, आप CPR करते हो, एड्रेनालिन देते हो, ये चीजें आप कर रहे होते हो, इसमें आप एपिनेफ्रिन देते हो, CPR करते हो। तो बस सिंपल डिफरेंस जो होता है ना 2 3 और 1 कंसेक्टिव शॉक, 3 कंसेक्टिव और 1 शॉक का, वो यही होता है कि विटनेस्ड कार्डियक अरेस्ट, ये वर्ड लिखा हुआ होता है इसके साथ, कि या तो आपके पास विटनेस्ड हुआ हो, किसी ने देखा हो कि इस टाइम से चला है, वो तो सिर्फ कार्डियक मॉनिटर पेशेंट्स का ही हो सकता है जो कि आपके पास हॉस्पिटल में ऑलरेडी एडमिट। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ना कंप्लीट सैरियो नहीं दिया हुआ, तो इसी तरह आपको कंप्लीट आएगा। तो इसमें आपके पास जो है ना बाकी ऑप्शन ठीक है, तो 3 कंसेक्टिव शॉक्स वाला ऑप्शन बनता है इसमें, क्योंकि आपके पास नहीं पता कि इसमें विटनेस कार्डियक अरेस्ट है या नहीं है, तो फिर आप ये एक्सक्यूज कंसिडर मी। करोगे कि नहीं है तो 3 कंसेक्टिव शॉक नहीं हेलो। देने हैं। हाँ जी, हाँ जी। हेलो। हाँ मैम, ये खालिद अल मगरिबी में लिखा हुआ है कि इफ विटनेस्ड हो, ठीक है, देन 3 कंसेक्यूटिव शॉक्स हैं, चेस्ट कंप्रेशन शुड बी स्टार्टेड इमीडिएटली आफ्टर द थर्ड विद अ कंप्रेशन टू वेंटिलेशन रेशियो 30:2 फॉर 2 मिनट्स। मतलब उसमें ऐसे तो नहीं लिखा हुआ है कि हर शॉक के बाद CPR करो, उसमें लिखा हुआ है 3 कंसेक्यूटिव दो, नहीं, देन उसके बाद। आप कर ही नहीं सकते, आप CPR तो छोड़ ही नहीं सकते, आपको CPR अच्छा। करना ही करना है। आप CPR छोड़ोगे मरीज तो चला जाएगा उसी टाइम। तो आपको फौरी एक शॉक दिया, क्लियर करके फौरी CPR कंटिन्यू किया, अगर CPR छोड़ा तो पेशेंट को तो वैसे ब्रेन इंजरी हो पर जानी है। उसमें उसी में नीचे लिखा है कि न्यू गाइडलाइंस, देयर इज नो नीड फॉर द 3 सक्सेसिव शॉक्स, ओनली 1 शॉक followed by immediate chest compression and then reassess the pulse and rhythm after finish of the cycle of 2 minutes. ये बताया हुआ है कि अगर विटनेस नहीं है ना कार्डियक अरेस्ट, तो फिर आप सिर्फ सिंगल हाँ। शॉक दो, फिर आपको शॉक रिपीट करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है? फिर आप ECG का CPR कंटिन्यू करोगे, फिर CPR ही रखोगे टिल उसका जो है ना वो रिदम बेहतर होना शुरू होता है, फिर आप देखते हो कि क्या अब उसमें चेंजेस आए हैं, ठीक है? अच्छा, इसमें आपके पास जो है नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि 83, which one of the following statements about CVD risk reduction in patients with type 2 diabetes is accurate? अच्छा, इसमें उन्होंने ये जो ऑप्शन दिया हुआ है, एस्पिरिन थेरेपी इज रिकमेंडेड एट सेकेंडरी प्रिवेंशन in a patient with type 2 diabetes and a history of atherosclerotic CVD। अच्छा, अब इसमें ना 2 गाइडलाइंस होती हैं, एक तो आपके पास जो है ना ECS गाइडलाइंस है और AHA गाइडलाइंस है, ठीक है? मैं पेज तो ही पलटना, हाँ। अब इसमें आपके पास क्या है कि इसके अकॉर्डिंग सेकेंडरी, पहले एस्पिरिन का वो कहते हैं रोल्स, नाइस लाइन भी नाइस गाइडलाइंस भी कहते हैं कि सेकेंडरी प्रिवेंशन में एस्पिरिन यूज करो, डायबिटीज के पेशेंट में प्राइमरी प्रिवेंशन में ना यूज करो। लेकिन ECS और कुछ इनमें से एक ऐसी गाइडलाइन है जो कि कहती है कि आप एस्पिरिन यूज कर लो
प्राइमरी प्रिवेंशन में। ठीक है, मैं वैसे ही इससे हट के बात बता रही हूँ। हमारे उसमें आपने देखा होगा कि अक्सर इवन कि एचओडीज भी एस्पिरिन दे देते हैं टाइप 2 डायबिटीज पेशेंट को, क्योंकि वो हर बंदे की अपनी चॉइस होती है वो कौन सी गाइडेंस फॉलो कर रहा है। तो नाइस गाइडलाइंस और ये रिकमेंड नहीं करती कि आप वो कहते हैं सिर्फ सेकेंडरी प्रिवेंशन। प्राइमरी और सेकेंडरी का तो आपको पता ही पता है कि प्राइमरी वही होती है कि जब आपने डिजीज बचाना है कि डिजीज ना हो सके। सेकेंडरी वो होती है कि आपने रिकरेंसी उसकी बचानी है कि एक बार डिजीज हो गई है, अब आपने उसकी रिकरेंसी बचानी है। तो यहाँ पे हमारे पास वो वाला ऑप्शन सबसे सही बनता है कि आपके पास जो है ना वो एस्पिरिन थेरेपी सेकेंडरी प्रिवेंशन में रिकमेंडेड है। अब बाकी चीजें सारी उल्टी पुल्टी लिखी हुई है कि पायोग्लिटाजोन हार्ट फेलियर के पेशेंट में दे दो, ये चीजें ये पॉसिबल नहीं है, वो मजीद एडीमा कराती है। अच्छा, ये एमसीक्यू मैं आपको कही थी कि अभी आ जाएगा आपके पास 6 मिनट वॉक टेस्ट वाला। ड्यूरिंग कार्डियोपल्मोनरी स्ट्रेस टेस्टिंग 6 मिनट वॉक टेस्ट, व्हाट डिस्टेंस इज कंसिडर्ड टू बी नॉर्मल? पेशेंट अगर 1500 फीट तक चल लेता है, ठीक है, विदाउट कार्डियक सिम्टम, तो इसमें आपके पास जो है ना वो ये सक्सेसफुल है। अगर 600 फीट से ज्यादा नहीं चल पाता तो इसका मतलब है इसको कार्डियक डिसफंक्शन है। इसमें आपके पास हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर की रिकमेंडेशन जो है ना वो डायबिटीज में 130, अब लेटेस्ट जो है ना वो चेंज हुई हुई है। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन टू ब्लड प्रेशर लेस देन इज रिकमेंडेड। तो ये आप देखना, इसका हमने देखा था जो हर जगह डिफरेंट दी हुई थी कि डायबिटीज विद सीकेडी उसका डिफरेंट है, तो 130 नहीं बनता, 135/85 कुछ ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, अभी आपके पास जो लेटेस्ट आ भी जाएगा आपके पास जब आप अभी पढ़ोगे ना नाइस गाइडेंस में, अभी एक आध एमसीक्यूज का आएगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है 85, which one of the following is appropriate anticoagulation strategy with non-valvular AFib? ये हमने पहले दिन ही डिस्कस किया था कि अगर नॉन वेल्वुलर होता है तो डायरेक्ट ऑरल एंटीकोगुलेंट का रोल आ गया। अगर वेल्वुलर है तो उसमें फैक्टर 10 वाले जो है ना एंटीकोगुलेंट्स वो एक्ट ही नहीं कर सकते, तो उसमें वॉरफिन का रोल ही बचता है। ठीक है, तो ये नॉन वेल्वुलर की बात हो रही है, हमने पहले डिस्कस किया हुआ है अच्छी तरीके से। अब हमारे पास है 86, पेरी ऑपरेटिव रिस्क ऑफ इस्कीमिया इज हाईएस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ। अच्छा, मेरे अपने फादर का केस था, उनको एक्यूट लिम्ब इस्कीमिया हुआ, उनको साथ ही एमआई चल पड़ा। अब हमने एम्बुल उनकी एंडार्टरेक्टमी करा दी लेकिन वो अनसक्सेसफुल रही, इसका भी आगे आपके पास आएगा। उसका ना ग्रेड्स होते हैं एक्यूट लिम्ब इस्कीमिया के, ग्रेड ए होता है, ग्रेड 2 होता है, ग्रेड 1 होता है, ग्रेड 2 जो होता है वो ए और बी में होता है। तो उनको जो थे ना वो मोटर डिस्फंक्शन भी हो गया था, 2B था ग्रेड। तो इसमें अगर आप विद इन 3 to 6 आवर्स रिवस्कुलराइजेशन ना करो ना तो गैंग्रीन डेवलप होते ही होता है। उनको जो है ना वो टाइम जोन निकल रही थी 6 आवर्स की, हमने फिर भी एंडार्ट्रेक्टमी करा दी लेकिन वो अनसक्सेसफुल हुई, अब उनको गैंग्रीन डेवलप होना शुरू हो गया। अब उनकी एम्बोलेक्टमी सजेस्टिव थी लेकिन उनको एमआई चल पड़ा फौरन ही साथ ही ना। तो उनको जो एमआई था ना विद टेकिकार्डिया था, तो उनके जो कार्डियोलॉजिस्ट थे वो कहते थे हम इनको सर्जरी नहीं करवा सकते, इनको जो है ना वो इस टाइम सबसे हाईएस्ट रिस्पेक्टर एमआई है विद टेकिकार्डिया चल रहा है। तो यहाँ से आपके पास जो पेरी ऑपरेटिव रिस्क ऑफ इस्कीमिया है ना वो टेकिकार्डिया के प्रेजेंस में बहुत हाई हो जाता है, क्योंकि पहले टेकिकार्डिया की वजह से इट्स हार्ट की वॉल पे स्ट्रेस हो जाता है। अच्छा, हमारे पास जो है वो 87 एमसीक्यू है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंटरवेंशंस हैज नो रोल इन द मैनेजमेंट ऑफ एनस्टेम? आपको पता है कि एनस्टेमी में आपके पास क्या रोल नहीं होता, आपने एंटीकोगुलेशन जो है सॉरी वो थ्रोम्बोलाइसिस नहीं करनी होती। सही है, तो बाकी सारे आपके पास ऑप्शन सही है, आपने एंटीप्लेटलेट भी देनी है, एंटीकोगुलेशन भी देनी है, फिब्रिनोलाइसिस आप नहीं करोगे जो कि एलटीपी ऑप्शन दिया हुआ है। अब हमारे पास 88 है, मोस्ट कॉमन आर्टरी इन्वॉल्व इन प्रिंस मेटल। तो एक रटने वाला है कि आरसी इन्वॉल्व होती है। अच्छा, एक अच्छी चीज मैं आपको बताती हूँ कि जब आप बना रहे हो ना अपने नोट्स बनाते जाया करो। मैं भी ऐसे ही किया करती थी, जैसे कार्डियोलॉजी कर रहे हो, अगर आपको जो ऑप्शन, एक तो ये होता है ना कि सिंपल इजी भी एमसीक्यू आ गया लेकिन आपको नहीं आया फॉर एग्जांपल, जैसे मुझे नहीं आया फॉर एग्जांपल, तो मैं फिर उसको करती थी अपने पास ना पॉइंट में लिख लेती थी कि जब वो मैं शॉर्ट टाइम होता था सिर्फ अपने नोट्स रिवाइज करती थी तो मुझे याद आ जाता था कि मैंने गलत किया। तो जैसे एक आरसीएस मोस्ट कॉमन आर्टरी इन प्रिंस मेटल, ये रट्टे वाला है, तो ये रट्टे वाली चीजें हमेशा भूल जाती है, तो इसको इस पॉइंट को आप लिख लिया करो अपने नोट्स में, उससे वो आपको रिटेन रह जाएगा। 89 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रेडिक्टर ऑफ रिस्क एट मायोकार्डियल इंफार्क्शन? जो जितनी इन्फ्लेमेशन बढ़ती जाएगी उसका मतलब है एमआई का जो है इंफार्क्शन का रिस्क उसमें प्रेडिक्टर है वो। तो इसमें हमारे पास सीआरपी है, ठीक है, मार्कर ऑफ इन्फ्लेमेशन, जो कि शो करेगा, प्रेडिक्ट करेगा कि इंसिडेंट मायोकार्डियल इंफार्क्शन कैसा है। प्रोग्नोसिस में हमने बीएनपी का रूल पढ़ा था।
90 हमारे पास है द ऑस्बोर्न वेव और जे वेव। ये आप सबको पता है कि हाइपोथर्मिया को शो करती है, ऑस्बोर्न और जे वेव। इसको आप सर्च भी करोगे ना, थोड़ा सा जे पॉइंट पे एक जो है ना वो एक निप सी बनी हुई होती है। तो आप इसको देखोगे, हाइपोथर्मिया हाइपोथायरॉयडिज्म के साथ होता है, तो ये हाइपोथर्मिया को शो कर रही होती है। 91 ये एमसीक्यू डिफरेंट तरीके से आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी कॉज ऑफ, या तो वो हॉस्पिटल डेथ। अब आपको मैं एक और चीज, जो मेरे पास नोट्स पड़े होंगे प्रीवियस बैच वालों ने, हमने बनाए थे कि मोस्ट कॉमन कॉज, ये बहुत इनका फेवरेट क्वेश्चन है सीपीएसपी का। वो पूछते होते हैं मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ क्या है। तो अब हर चैप्टर में आपको इस तरह मिलेगा, एसएलई के साथ मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ क्या है, भाई आपके साथ एक्रोमेगेली में मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ क्या है, रिमेटॉइड में मोस्ट कॉमन कॉज। तो अब मैंने जो किया हुआ था ना, मैं आपको शेयर कर देती हूँ, बल्कि जो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ या मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर्स जो दिए हुए ना, वो एक हमने बनाया था टेबल, मैं आपको शेयर कर देती हूँ इसके बाद। तो उसमें ना आप अपने पास एक अलग से अपने रजिस्टर में एंड पे बनाओ और उसको हाईलाइट करके लिखो मोस्ट कॉमन कॉजेस। तो कोई 12-13 ही कॉजेस थी जो कि इन्होंने सैफरॉन ने दी हुई है। तो उसमें वो पूछते होते हैं कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इस किस बीमारी में क्या बनेगा। तो ये भूलता होता है, हर चीज में मिक्स हो जाता है, तो हमने इसको ऐसे ही किया था इनके वाइंड अप। तो आप लोग भी अपने पास भी नोट्स में बनाते, जो अपने नोट्स सबसे ज्यादा समझ आती है इंसान को। अब क्योंकि लास्ट मोमेंट पे कुछ चीजें आपको रिवाइज करनी होती है, एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी करनी होती है, वरना मेडिसिन तो इतनी वास्ट है कि आपको सब बंदों को, किसी को भी, इवन के प्रोफेसर्स को भी वो चीजें कंप्लीट नहीं आ सकती। अब आपके पास है कि इसमें मोस्ट कॉमन प्राइमरी कॉज ऑफ डेथ इन फ्रॉम स्टेमी। अब स्टेमी में अगर आपके पास हॉस्पिटल डेथ है तो पंप फेलियर है, हार्ट फेलियर मतलब। ठीक है। अगर प्री हॉस्पिटल डेथ हुई है पेशेंट की, तो इसका मतलब है सडन एरिथमिया चले होंगे पेशेंट को। तो ये इस एमसीक्यू में दो राज हैं एक तरह से, कि प्री हॉस्पिटल और हॉस्पिटल कॉज ऑफ डेथ। तो हॉस्पिटल में पंप फेलियर, अगर ये प्री हॉस्पिटल आ जाए, आउटसाइड हॉस्पिटल आ जाए, तो उसमें एरिथमियास। अच्छा, मेरा ख्याल है डॉक्टर काशिफ हमारे, डॉक्टर काशिफ थे पहले भी, डॉक्टर काशिफ ने शेयर भी कर दिया ग्रुप में। ठीक हो गया। अच्छा, 9, थैंक यू डॉक्टर काशिफ। 92 हमारे पास है, ये आ गया रीपर परफ्यूजन। ये भी हम करके गए हैं कि आपके पास रीपरफ्यूजन किसको शो करता है, आपके पास एक्सेलेटेड इडियोवेंट्रिकुलर रिदम का आ जाना। इसका आप देख लो, इसमें आपके पास क्या है कि ब्रॉड कॉम्प्लेक्सेस है, वही वीटी की छोटी बहन ना, कि फ्यूजन बीट्स, कैप्चर बीट्स, लेकिन इसका हार्ट रेट कम है, 110 तक है, वीटी का हार्ट रेट ज्यादा होता है। तो ये अभी हमने डिटेल में डिस्कस किया था। 93 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इन एओर्टिक डायसेक्शन। अब आपको पता होना चाहिए कि समटाइम्स ये पूछ लेते हैं इनिशियल इन्वेस्टिगेशन, समटाइम्स ये पूछ लेते हैं बेस्ट इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस का वर्ड भी जो है ना वो शो करता है कि बेस्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। ठीक है। तो बेस्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, इसमें हमने कंट्रास्ट इनहांस्ड आर्टीरियल सीटी कराना होता है। ठीक है, आर्टीरियल सीटी। तो ये आपके पास इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इसमें आपके पास। ठीक है। इसमें नियरली इसकी स्पेसिफिसिटी 100% है। और अगर आपके पास ट्रांस एसोफेजियल, उसकी भी सेंसिटिविटी है, स्पेसिफिसिटी, लेकिन उसका लिमिटेड एसेस है और इन्वेसिव नेचर है, तो इसलिए इसे हम सीटीए से रिप्लेस कर दिया। और अगर फॉलो अप कराना होता है तो एमआरए आप करा रहे होते हो। ठीक है। और रैपिड नॉन कंट्रास्ट इमेजिंग टेक्निक्स में सी एमआरआई हैविंग अ लार्ज रोल टू प्ले इन द एक्यूरेट डायग्नोसिस, पार्टिकुलरली इन पेशेंट्स विद इम्पेयर्ड रीनल फंक्शन। अगर इम्पेयर्ड रीनल फंक्शन है तो नॉन कंट्रास्ट करा लो। ये वही इन्वेस्टिगेशन वाला टॉपिक है, एक तरह से हर चीज की इन्वेस्टिगेशन है। यहाँ पे इस टाइम एओर्टिक डायसेक्शन का पूछ रहे हो, तो एओर्टिक डायसेक्शन का आपके पास यही है, इनिशियल पूछते हैं या फिर आपके पास इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस या बेस्ट चॉइस। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है 94। आ पेशेंट प्रेजेंटेड विद सडन ऑनसेट ऑफ चेस्ट पेन एंड विद स्वेटिंग। ठीक है। अब उसका बीपी भी 170 110 है। एक्सरे शोज मेडिएस्टिनल वाइडनिंग। अब मेडिएस्टिनल वाइडनिंग से आपको पता चल गया भाई इसको तो एओर्टिक डायसेक्शन हो गई है। सीटी पे आगे उन्होंने बता भी दिया टाइप बी एओर्टिक डायसेक्शन है। अब आपको पता है कि आपके पास टाइप बी में क्या करना है, आपने टाइप ए में क्या करना है। टाइप फॉरी फॉरी सबसे पहले तो आपने बीपी मैनेजमेंट करनी है, बीपी कंट्रोल करना है। बीपी आपने लेबिटोलोल से करना है। मैंने आपको उस दिन बताया था कि जब भी कोई वेसल डायलेट कर जाए, जैसा कि आपके पास कोई ऐसी चीज है जिसमें आपके पास कोरोनरी स्टील सिंड्रोम होने का चांस है, उसमें आपने नाइट्रेट से देने फॉरी, अगर देने भी हैं तो आपने बीटा ब्लॉकर के कवर के साथ देने हैं।
तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि इस ऐसे केस में एओर्टिक डायसेक्शन में कोरोनरी स्टील सिंड्रोम होने का चांस है। मतलब वही है ना कि आपके पास एक जगह खराबी हुई भी है, दूसरी जगह भी मसला शुरू हो जाएगा। और एक जगह डेलिटेशन है, इसमें तो वैसे डायसेक्शन में एक जगह डेलिटेशन हुई हुई है, तो फटने का चांस है नाइट्रेट से, वैसे डेलिटेशन होने का, तो इसमें आपने अवॉइड करने हैं। ठीक है। टाइप ए में आपको सर्जरी करानी होती है। टाइप बी में उन्होंने कहा है कि नियर फ्यूचर ना आपके पास आ भी जाएगा, इसमें भी सर्जरी का रूल आ जाएगा। 95 95 में हमारे पास है विच इन्वेस्टिगेशन इज यूज इन स्क्रीनिंग एंड सर्वेलेंस ऑफ एब्डोमिनल एओर्टिक एनेरिज्म। आगे आपके पास आएगा कि एओर्टिक एनेरिज्म के साइज में आपने किस तरह करना होता है। वैसे तो हम इसकी अल्ट्रासाउंड से करते हैं। मैं जब लॉन्ग केस की तैयारी करी थी, हमारे पास जहाँ पे गैस्ट्रो में एक पेशेंट पड़ा हुआ था, उसकी इतनी विजिबल पल्सेशन आ रही थी एपिगैस्ट्रिक रीजन में, जब मतलब वाजे तौर पे जब उसकी एको वगैरह उसके बाकी सारे इन्वेस्टिगेशन वगैरह जो हुई हुई थी और एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड हुआ था, उसमें उन्होंने बताया हुआ था कि इसको जो है ना एनेरिज्म है, एब्डोमिनल एओर्टिक एनेरिज्म है। तो एनेरिज्म के आपके पास ना साइजेस हैं, आगे आगे आपके पास एमसीक्यू में आएंगे साइजेस। एक साइजेस भी बहुत मिक्स होते हैं। ठीक है। एक पल्मोनरी नोड्यूल का साइज, थायराइड नोड्यूल का साइज, इसका ये एनेरिज्म का साइज, ये मिक्स होते हैं। इनको भी आप ना पॉइंट्स अपने पास हाईलाइट करके दिखा करो ताकि आपको याद रह जाए। 96 में अब आपके पास ना ट्यूबरकुलस एनेरिज्म है। अब आपको पता होना चाहिए, मैंने इसको टीटी से याद किया हुआ था। ट्यूबरकुलस एनेरिज्म थोरेसिक एओर्टा को इन्वॉल्व करता है, जो सिफिलिटिक है वो असेंडिंग एओर्टा को और आर्च ऑफ एओर्टा को। ठीक है। तो आपके पास जो एथेरोस्क्लेरोसिस है वो इंफ्रारीनल एब्डोमिनल एओर्टिक एनेरिज्म, जो माइकोटिक है वो सुप्रारीनल। इसको आपने ऐसे रट्टा लगाना है, इसको इसको भी हाईलाइट करके लिख लो, टीटी से याद कर लो ट्यूबरकुलस। और जो सिफिलिस है वो आपके पास एओर्टा और आर्च ऑफ एओर्टा। ठीक है। तो ये एक डिफरेंस है। 97 97 में हमारे पास है 55 years ओल्ड। असल में आपको बुक से पढ़ा सीटी एंजियोग्राफी किसका पूछ रहे हैं डॉक्टर अहमद? सीटीए मीन सीटी एंजियोग्राफी, जी जी बिल्कुल। सीटीए का मतलब है सीटी एंजियोग्राफी। लेकिन मैम इसमें 97। तो उन्होंने कहा है कि आपका जो सीटी आर्टीरियल एनहांस सीटी करें, उसमें तो सीटी एनजीओ तो उन्होंने कहा, लेकिन एक्सप्लेनेशन में वो बार बार सीटीए मेंशन कर रहा है, तो ये कोई नहीं नहीं टाइपिंग एरर है या ये क्या कहना चाह नहीं नहीं, स्क्रीनिंग की बात कर रहे हैं ना। स्क्रीनिंग और सर्वेलेंस तो अल्ट्रासाउंड से करानी है, कहाँ से आप सीटीए से इतना बार बार कराओगे स्क्रीनिंग? जैसे साइज उसका इतना कम है, इतना बड़ा नहीं है, तो आप अल्ट्रासाउंड से स्क्रीनिंग कराओगे कि कितना बड़ रहा है। नहीं नहीं सॉरी मैम, मैं ये मैंने पहले मैसेज किया था पिछले एमसीक्यू का, जो आयोटिक डायसेक्शन की इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस में उसने ये सीटीए मेंशन किया ना, लेकिन आंसर में उसने आर्टीरियल एनहांस सीटी कहा हुआ है। तो वो आर्टेरियल एनहांस सीटी सीटी इसी तरह एंजियोग्राफी है ना। आर्टरीज का सीटी सीटी एंजियोग्राफी कहलाता है। एक तरह से वो आर्टेरियल अच्छा मैंने एनहांस सीटी। अच्छा तो वो तो ये तो इन्वेसिव ही होगा ना। आर्टीरियल इनहांस सीटी आपके पास, सीटी है आपके पास, एंजियोग्राफी जो हो गया वो। एक सेकंड, मुझे मैं खुद कंफ्यूज कर गई हूँ इसको, एक सेकंड मुझे दोबारा पढ़ने दे इसको। हाँ सीटी, ये तो आपके पास सीटी एंजियोग्राफी होगा। और ये आर्टीरियल इनहांस सीटी, इसमें तो ऑप्शन दिया हुआ भी नहीं है सीटीए का। एमआरए का ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन एमआरए उन्होंने कहा हुआ है सिर्फ फॉलोअप के लिए रिजर्व किया हुआ है। जी वो नीचे एक्सप्लेनेशन में उसने बार बार सीटीए कहा ना, मैं भी कंफ्यूज बिल्कुल, हुआ तो लेकिन मैंने कहा सीटीए आपसे का क्लियर ऑप्शन कर। नहीं है। सीटीए का ऑप्शन नहीं है इसमें हमारे पास। और दूसरा ये है कि एमआरए जो है ना फॉलोअप के लिए, एमआरए का ऑप्शन है इसमें, लेकिन वो आपके पास उसका ऑप्शन फॉलोअप के लिए होता है। सही हो गया। ठीक है। तो हम 7 पे 97 में हमारे पास 55 years old male patient complain presented with complaints of cramps in the calf muscles during walking and which gets better with rest. Examination shows brittle nails. आपके पास ये टिपिकल जो है ना स्मूथ शाइनी स्किन, ये आपके पास जो है ना आर्टिरियल डिजीज की हिस्ट्री जा रही है। मैं आपको अपने फादर की एग्जांपल बार बार देती हूँ। वो कभी हमें इंटरमीडिएट हमने उनसे जब उनको हो गया बाबा पूछा क्लॉडिकेशन का कि आपको कभी डायबिटीज में न्यूरोपैथी की वजह से पता ही नहीं चलता अनफॉर्चुनेटली कि आपको जो है ना क्लॉडिकेशन आ रहा है नहीं, क्योंकि उनमें उन्हें कभी पेन होता ही नहीं था। वो कहते थे मुझे कभी चलने में पेन नहीं हुआ। अब एंकल ब्रेकियल प्रेशर इंडेक्स जो है वो 0.7 आ गया। अब आपने जो है ना इसमें आपने इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस डॉपलर आपने जो है ना वो अल्ट्रासाउंड कराना होगा देखने के लिए। इसमें सबसे फर्स्ट जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस डॉपलर अल्ट्रासाउंड ही कराना होता है आर्टीरियल डिजीज देखने के लिए।
ठीक है। अच्छा, अब आपके पास जो है ना वो 98 MCQ है। इधर आगे कर दूं मैं। 40 years old smoker with recurrent superficial vein thrombophlebitis of feet and Raynaud's phenomenon. नॉर्मल आपके पास 0.8 to 1.2। ठीक है। नॉर्मल पॉइंट मतलब यानी कोई डिफरेंस ही नहीं होगा ना, तकरीबन 0.8 to 1.2। इससे ऊपर नीचे होगा तो एबनॉर्मल। अगर इससे ऊपर होगा ना तो वो कहते हैं 1.3 से ऊपर, इसका मतलब है कैल्सिफिकेशन हुई है वेसल में। अगर इससे नीचे नीचे है तो कुछ भी हो सकता है, क्लॉट भी हो सकता है। 98 हमारे पास है 40 years old smoker with recurrent superficial vein thrombophlebitis of feet and Raynaud's phenomenon। और स्मोकर की हिस्ट्री है, यंग पेशेंट है और थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस भी है, रेनॉल्ड्स भी आ रहा है। A CT angiography showed small tapering segmental lesions in the tibial arteries with normal femoral and popliteal arteries. What is the best step treatment? आपको पता है जो थ्रोम्बोजाइटिस ऑब्लिटरेंस है, इसका फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट यही है कि और बेहतरीन ट्रीटमेंट कि आप स्मोकिंग सेसेशन कराते हो। ठीक है। इसके साथ रेनॉल्ड्स भी होता है और पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज भी होती है। मैं आपको पेशेंट की भी तस्वीर भेजूंगी, उसमें आपके पास जो है ना ये उसके साथ पिक्चर, बिल्कुल बर्जर्स डिजीज। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास 99 55 years old patient with a history of ischemic heart disease with a history of sudden severe pain of the left leg 1 hour back। ये मैं आपको अभी एग्जांपल देती हुई आ रही थी, इस्कीमिक हार्ट डिजीज भी बता रहे हैं और लेग पेन हुआ उसको। एग्जामिनेशन पे लॉस ऑफ पल्सेस अप टू द बिलो द मिड थाई विद लॉस ऑफ टच सेंसेशन। इसका मतलब है आपके पास ग्रेड 2 में चला गया, टच सेंसेशन खत्म हो गई, सेंसस सिस्टम आना शुरू हो गया। तो बेस्ट ट्रीटमेंट इसमें आपके पास जो है रिवस्कुलराइजेशन है। ठीक है। 3 to 6 hours में करना ही करना होता है, अगर नहीं किया तो बस फिर लिम्ब गैंग्रीन स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है 100 में इन पेशेंट्स विद mitral stenosis atrial fibrillation is considered as valvular when mitral valve area। जब भी आपके पास जो है ना स्वेयर आ जाएगा ना तो atrial fibrillation आ सकती है मॉडरेट टू स्वेयर में। उसमें साइज उसका लेस देन 1.5 होगा तभी आएगा। ठीक है। तो ये भी एक रट्टे वाला है, वैल्यूज वाला है, इसको भी आप हाईलाइट कर सकते हो। अच्छा, हम पांच आज छोटे छोटे एमसीक्यूज थे, हम 5 एमसीक्यूज मजीद निकालेंगे ताकि कल 30 करके, कल फ्राइडे है, सैटरडे संडे ब्रेक होगी मेरे पास से आपकी। और आप इसको जो है ना अपनी सेफ्रॉन से तो रिवाइज करोगे कार्डियो को, लेकिन पास मेडिसिन से खत्म करने की कोशिश करोगे। अच्छा, 136 एमसीक्यूज हैं टोटल हमारे पास सेफ्रॉन में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ हाई ट्राइग्लिसराइड्स लेवल एलिवेटेड विद एलिवेटेड एचडीएल। अच्छा, इसमें आपके पास ना 4-5 कॉजेज ही आती हैं। एक अल्कोहल हो जाती है, ठीक है, और इस्ट्रोजन इंड्यूस भी हो सकता है आपके पास। तो इसमें आपके पास एचडीएल ना हाई आ जाएगा। ठीक है। तो ये आपके पास जो है ना डॉक्टर मैं 143, मेरे पास 137, प्लीज आप आगे वाले शेयर कर दीजिएगा ताकि मैं आपको पहले ही देख के पढ़ा दी थे। तो ये एचडीएल की कॉजेज यहाँ पे अल्कोहल इनटेक है। 1 or 2 MCQ है, known case of ischemic heart disease come to you with complaints of muscle pains more in the morning, also complaints of weakness in the muscles। ऑन एग्जामिनेशन प्रॉक्सिमल मसल्स आर टेंडर। अब देखो, अब इस्कीमिक हार्ट डिजीज के साथ टेंडर मसल्स और प्रॉक्सिमल मायोपैथी, इसका मतलब है स्टैटिन यूज कर रहा है। ठीक है। वीकनेस भी हो रही है, उसको प्रॉक्सिमल तो नहीं खैर मेंशन किया, लेकिन स्टैटिन हाँ टेंडर है लेकिन वो। तो इसमें आपके पास स्टैटिन इंड्यूस्ड जो है ना ये हो रहा है मसला, तो आपने सीपी के एंजाइम्स कराने होंगे। 103 हमारे पास है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेशन ऑफ हाई इंटेंसिटी स्टैटिन थेरेपी। अच्छा, इसको ना रट्टा लगाना है। इसकी जो वैल्यूज दी हुई है, प्रेजेंस ऑफ क्लिनिकल एथेरोस्क्लेरोसिस इन पेशेंट्स लेस देन 75 years ऑफ एज, उसमें आपने हाई डोज स्टैटिन चूज करने हो सकते हैं। या फिर आपके पास एलडीएल 190 से ऊपर चला गया और आपके पास डायबिटीज विद एलडीएल 70 से भी ऊपर हो गया तब भी करना है। प्राइमरी में तो आपने 190 से ऊपर पे करना था, डायबिटीज में 70 से ऊपर पे भी कर देना है। और 10 year सीवीडी रिस्क 7.5%। अच्छा, हम जब पास मेडिसिन वगैरह करते थे ना 10% लिखा आता था, फिर हमें इसने इसे 7.5% लिखा, तो फिर हमने जब सीएमडीटी में देखा तो उन्होंने 7.5% ही लिखा हुआ था। और हायर विद 40 to 75 years ऑफ एज। तो ये आपके पास रिस्क है, इनको आपने रिस्क फैक्टर्स को रट्टा लगाना है। रिवेस्कुलराइजेशन आपने 3 to 6 hours में करनी है। 6 hours से ज्यादा टाइम हो गया तो फिर अनसक्सेसफुल जाती है वो, तो फिर आपके पास गैंग्रीन डेवलप ही होता होता है। मैंने आपको बताया मेरे फादर के केस में 10 hours पे हमने करवाई थी एंड ट्रैक्टमी, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो सकी थी, उनको गैंग्रीन डेवलप हो गया था।
अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है 104 MCQ। Which one of the following is the most common valvular disease associated with rheumatoid arthritis? अच्छा, ये भी एक कंट्रोवर्शियल MCQ था, इस पे बहुत ज्यादा बहस होती थी, लेकिन सेफ्रॉन ने ना इस पे परसेंटेज लिख के ना बड़ा अच्छा काम कर दिया। इसने बताया कि आपके पास एमआर की परसेंटेज बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू 30 to 80 एज कम्पेयर टू एओर्टिक वाल्व। तो एमआर इज मोर देन एआर, एमआर चूज करना है अब आपने। लास्ट एमसीक्यू आज का हमारा, जो कि एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी है, क्लिनिकल में भी आपको बहुत फायदा देता है क्योंकि रूमेटिक हार्ट डिजीज का केस आता है। तो इसको देखो, 25 years old female is diagnosed as having rheumatic mitral stenosis। mitral stenosis की कॉज यंग एज में rheumatic 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 3 दफा लिखा हुआ है मगरबी ने। अच्छा, आगे शी रिमेम्बर्स हैविंग फीवर एंड जॉइंट पेन 2 years बैक, जोन्स क्राइटेरिया वो बताना चाह रहे हैं उसका बेसिकली। सेकेंडरी प्रोफाइलेक्सिस देनी है। अब आपको पता है इसको स्टेनोसिस बल्विलर हार्ट डिजीज डेवलप हो गई है, एज उसकी 25 है। ठीक है, अब क्या आपने देखना है इसमें, अगर पेशेंट को रिमेटिक फीवर है विदाउट कार्डाइटिस, सिर्फ रिमेटिक फीवर हुआ, आपने सिर्फ 5 years के लिए ना, आप आफ्टर द लास्ट अटैक और 21 years ऑफ एज, विच एवर इज लॉन्गर। ठीक है, समझो 14 साल का है तो आप 21 years तक दे दो, क्योंकि 21 years इज 6 years 7 years फार फ्रॉम 14 years। मतलब 5 years तब देना है जब आपके पास 18 years का है, तब उसको हुआ है। तो 5 years इज लॉन्गर, तो आप 5 years के लिए दे दो। 21 तो 3 साल बाद हो जाएगा उसका। ठीक है, तो विच एवर इज लॉन्गर आपके पास, अगर खाली रिमेटिक फीवर है, अगर इसके साथ कार्डाइटिस हो गया और कोई रेजिडेंट वेल्वुलर डिजीज नहीं है, तो फिर 10 years आफ्टर द लास्ट एपिसोड और 21 years ऑफ एज, विच एवर इज लॉन्गर। अब आ जाती है वेल्वुलर हार्ट डिजीज, जैसा कि इस केस में माइट्रल स्टेनोसिस डेवलप हो चुका है। तो 10 years आफ्टर द लास्ट अटैक और 40 years ऑफ एज, विच एवर इज लॉन्गर। अब यहाँ पे क्या है उसकी, अगर 10 years देंगे तो 35 years तक हो जाएगा, तो इसका मतलब है नहीं, लॉन्गर वाला 40 तक बनेगा तो 15 years तक मजीद देनी होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाता है 15 years आपको मजीद देना है। अब एक क्वेश्चन ना एग्जामिनर्स का बड़ा फेवरेट होता है कि क्यों 40 years के बाद क्यों नहीं देना होता, क्योंकि 40 years के बाद ना जो रिमेटिक फीवर का चांस है वो खत्म ही हो जाता है। 40 years से पहले पहले ही होती है ये, अगर होनी हो तो। ठीक है, यहाँ तक हमारा 105 MCQs हमने कर लिए। कल हम रिमेनिंग जो है ना वो MCQs कर लेंगे इंशाल्लाह। और 142 कोई बता रहा है, अगर जिसके पास 142 है तो वो शेयर कर देगा प्लीज। तो फिर इस तरह हमारे पास 37 बच जाएंगे MCQs। ठीक है, अगर आप कहते हो तो हम 5 और कवर कर लेते हैं, ये छोटे छोटे ही हैं, तो डॉक्टर उमैर शेयर कर देंगे। और फिर मेरा ख्याल है 5 हम और कर लेते हैं। ठीक है, हाँ जी, बेंजाइल पेंसिलिन, बेंजाथीन बेंजाइल पेंसिलिन की आपने देनी होती है। अच्छा, हम नेक्स्ट कर लेते हैं अपने MCQ। एक सेकेंड, 106 MCQ हमारे पास है कि कार्डिक ट्रोपोनिन आर रेज्ड इन ऑल एक्सेप्ट। इसका ना मैंने ना निमोनिक एस टाइप बनाया था कि आपके पास एस वाला है, इसमें हमारे पास सेप्सिस हो गए, एओर्टिक स्टेनोसिस जिस तरह है आपके पास। इसका मैंने एक निमोनिक बनाया हुआ था, तो मैं आपको शेयर करूंगी। बर्न्स हो गए, इस तरह की चीजें थी जिसमें बढ़ जाता है। तो ये जो नीचे दिए हुए हैं वो इसमें आपके पास जो है ना, आपके पास बढ़ जाएगा। आपको पता है एंजाइना को आप डिफरेंशिएट ही इस तरह करते हो MI से कि इसमें एंजाइम सॉल्वर रह जाते हैं, तो इसकी वजह से जो है ना ये ऑप्शन आपके पास अनस्टेबल एंजाइना बनता है। नेक्स्ट हमारे पास 107 है। अब अगर आपके पास डॉक्टर साइमन नहीं है तो फिर इसमें आपके पास ना एजिथ्रोमाइसिन वगैरह का भी रूल है। ऑक्सफोर्ड ने लिखा हुआ है, इनकी डोज 250 इस तरह की कोई डोज लिखी हुई है। मुझे एग्जैक्ट डोज तो नहीं याद आ रही, मैं आपको ऑक्सफोर्ड से देख के बता दूंगी। ऑक्सफोर्ड अगर हैंडबुक किसी के पास इस टाइम पड़ी है ना, तो वो सर्च करे रूमेटिक फीवर में, ऑल्टरनेटिव उन्होंने उसको लिखा हुआ है। अच्छा, 107 MCQ हमारा एरिथ्रोमाइसिन भी या एजिथ्रोमाइसिन, ये आपके पास बिल्कुल 250 mg डोज में लिखी हुई है इसमें, और ऑक्सफोर्ड वालों ने भी ये लिखी हुई है। 107 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायोमार्कर इज नॉट रिकमेंडेड फॉर। देखो, हमने कहा था कि CRP आपके पास इंसिडेंट तो बताता है कि किस तरह का है, लेकिन प्रोग्नोस्टिक मार्कर नहीं है। ठीक है, तो ये MCQ CRP है इसका आंसर। 108 है, पेशेंट विद इस्कीमिक स्ट्रोक 6 months बैक विद एंस्टेमी के साथ आया, विच ड्रग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। अभी जब आप एक कर रहे थे आज सुबह, किसी ने शेयर भी किया था कि आपके पास, आपको पता है कि अब जो लेटेस्ट गाइडेंस है उसमें एस्पिरिन प्लस आपने कोई प्रेफर करनी है, P2 Y12 इसमें आपने प्रेफर करना है, लेकिन अदर देन क्लोपिडोग्रेल, प्रासिग्रिल या टिकाग्रिल है।
तो आप आपके पास जो है ना स्ट्रोक के पेशेंट में आप अवॉइड करना है इसको। ये लास्ट लाइन जिसने पिक्चर शेयर की थी उसमें CMDT में भी लिखी हुई है लास्ट लाइन, स्ट्रोक के पेशेंट में आप नहीं देते, ब्लीडिंग का चांस बढ़ जाता है। 109 है, विच नोबल मतलब लाइक डायरेक्ट ऑरल एंटीकोगुलेंट कैन बी यूज्ड, ये इन एंड स्टेज एपिक्सा बैन आप यूज कर सकते हो। अब पाकिस्तान में भी आ गया एपिक्सा बैन ना, तो इसको आप CKD के पेशेंट में यूज कर सकते हो। जो बाकी क्वेश्चन कोई जो लास्ट क्या टेस्ट कह में रहे हैं, क्वेश्चन था। क्या चीज? आवाज आपकी डिस्टॉर्ट हो रही है डॉक्टर इकबाल। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास लास्ट MCQ आज का 110, ये हमें भी एग्जाम में आया था। ठीक है, कि पेशेंट है उसको जो है ना हाइपरटेंसिव डायबिटिक पेशेंट है विद हिस्ट्री ऑफ परसिस्टेंट नॉन वेलुलर। डॉक्टर गुल, आपके बिहाफ पे कोई नेट का मसला ना हो, क्योंकि आज तो मैं घर पे हूँ, आज पॉसिबल नहीं है कि नेट कोई इशू करे मेरा। किसी और को वॉइस का प्रॉब्लम हो रहा है? मेरा ख्याल है आज आपके उसमें नेट पे कोई इशू होगा, क्योंकि आज तो मैं घर पे हूँ, इसमें होना नहीं चाहिए। अच्छा, इसमें हमारे पास ये जो लास्ट 110 MCQ, ये हमें भी एग्जाम में आया था। 65 years old hypertensive diabetic patient with a history of persistent non-valvular atrial fibrillation है। अब देखो नॉन वेल्व्यूलर है, ठीक है, इसका मतलब नॉन वेल्व्यूलर है, तो आपने क्या देना होगा, डायरेक्ट ऑरल एंटीकोगुलेंट भी दे सकते हो। आगे चलते हैं, एडमिटेड विद चेस्ट पेन, ECG में उसको ST डिप्रेशन इन लैटरल लीड्स, ट्रोपोनिन वाज पॉजिटिव, एंड स्टैमी के साथ एट्रियल फिब्रिलेशन है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट? आप ना क्लोपिडोग्रल के साथ रिवर ऑक्साबेन प्रेफर करते हो, मतलब लाइक रिवर ऑक्साबेन के साथ आपने क्लोपिडोग्रल देनी है। अब वो कहते हैं कि आपने इनिशियल, तो एक होती है ट्रिपल एंटी थ्रोम्बोटिक थेरेपी, ठीक है, उसमें आप एस्पिरिन प्लस क्लोपिडोग्रल प्लस एक एंटीकोगुलेंट देते हो। अब वो कहते हैं जो 2020 की ECS गाइडलाइंस थी, वो कहते हैं कि अगर पेशेंट AFib के साथ एंस्टैमी हो जाए और 1 से ज्यादा, उसका एस्पिरिन क्लोपिडोग्रल और 1 वीक के लिए आप डायरेक्ट ऑरल एंटीकोगुलेंट दे दो। ठीक है, ये ट्रिपल एंटी थ्रोम्बोटिक थेरेपी कहलाती है। उसके बाद आप उसको ना 1 वीक के बाद डुअल एंटीकोगुलेंट थेरेपी पे स्विच कर दो। ठीक है, और इसमें कहते हैं वो रिवर ऑक्साबैन के साथ जो है ना आप एंटीप्लेटलेट जो प्रेफर करोगे 1 वीक या 1 मंथ के बाद, उसमें आप उसको क्लोपिडोग्रल और रिवर ऑक्साबेन दोगे। अब यहाँ पे उन्होंने लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट का पूछा, यानी 1 ईयर तक क्या देना है, तो क्लोपिडोग्रल प्लस रिवर ऑक्साबेन। आपको पता है ECS अभी गाइडलाइंस लेटेस्ट आई हैं, अभी कुछ इस महीने ही आई हैं, अगस्त में 2023। इसी कंडीशन में आपने पहले इनिशियल ट्रिपल देनी है ना, आप देखो पहले आपने ट्रिपल ही दी है इसमें, एस्प्रिन प्लस क्लोपिडोग्रल प्लस डायरेक्ट ऑरल एंटीकोगुलेंट 1 वीक के लिए। AFib के साथ एंस्टेमी हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आपने डिसाइड करना है कि 1 वीक के बाद आपने डबल एंटीकोगुलेंट थेरेपी में रिवर ऑक्साबेन प्लस क्लोपिडोग्रल को प्रेफर करना है एट्रियल फिब्रिलेशन में विद एंस्टेमी। ये बेसिकली टॉपिक क्या है, एट्रियल फिब्रिलेशन विद ACS। अगर आपको ये टॉपिक कहीं से डिटेल में भी पढ़ना हो ना, तो आप एट्रियल फिब्रिलेशन विद ACS है ये टॉपिक। तो इसमें आपके पास जो है ना वो, जैसा कि हम डबल एंटीप्लेटलेट थेरेपी देते हैं, इसमें हम डबल एंटी थ्रोम्बोटिक थेरेपी देते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, डुअल एंटी थ्रोम्बोटिक एंटीप्लेटलेट थेरेपी नहीं, जिसमें हम रिवर ऑक्साबेन प्रेफर करते हैं अगर नॉन वेल्यूलर है। क्लियर है मेरी बात सबको यहाँ तक? ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम, कोई क्वेश्चन है तो कोई बताए। नेक्स्ट अब हमारे पास जो है ना वो 111 से 1, बाकी MCQ 32 बच गए, तो वो कल इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। और अगर आपकी कार्डियो में जो है ना वो मुझे सिर्फ एक सेकंड दीजिए। अच्छा सॉरी, अच्छा इसमें आपके पास जो है ना, अगर आप लोग कहोगे तो मैं स्केड्यूल रीमॉडिफाई कर लेती हूँ, ताकि आपकी जो है ना कार्डियो एक बार सारी खत्म हो जाए, हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा। सेफ्रॉन से अभी कार्डियो आपके पास मेडिसिन से कवर हो रही होगी, तो अगर आप चाहते हो तो बीच में हम जो है ना जब आपकी कार्डियो, आप कोशिश करो कि मंडे ट्यूसडे तक खत्म कर लो पास मेडिसिन से। तो मुझे बता देना कि अगर आप विलिंग हो तो फिर ऐसे कर लेते हैं, स्केड्यूल थोड़ा रीमॉडिफाई कर लेते हैं, ताकि आपकी कार्डियो और पास मेडिसिन और सेफ्रॉन साथ साथ चले हर चैप्टर की। ऐसे ठीक है, तो मुझे बता दें, फिर इसको स्केड्यूल को मैं रीपोस्ट कर दूंगी।
ठीक है, क्योंकि आपने पास मेडिसिन जो है ना वो लेट स्टार्ट किए, तो अब आपको प्रॉब्लम होगा इसमें। 50 एमसीक्यूज भी डेली करो तो 6 दिन आपको चाहिए, 6-7 दिन। तो मैं थोड़ा सा रिमॉडिफाई करूंगी, चाहे हमें थोड़ा एक्सटेंड भी करना पड़े ना कोर्स, तो हम एक्सटेंड कर लेंगे। लास्ट टाइम भी यही हुआ था तो, लेकिन एक बार आपकी तैयारी सबकी अच्छी हो जानी चाहिए। ठीक है, चाहे हमें इसको नवंबर में भी एक्सटेंड करना पड़े तो नवंबर तक ले जाएंगे आगे। चले, ओके हो गया, ठीक है। मैम और बात, इसमें मेरी सॉरी मैम, इसमें मेरी सजेशन ये है कि मॉर्निंग में जो काफी लोग मॉर्निंग में करना चाहते हैं ना, तो हम एक ग्रुप मॉर्निंग में बना देते हैं। मॉर्निंग में कुछ 5-10 मिनट से करा देते हैं, 15-20 जितने भी हो सके। अब ये जो है ना डॉक्टर आयशा पे डिपेंड करता है, उन्होंने कराने ना तो ट्वेंटी नहीं फाइव हम वो नो, एमसीक्यू। वो नहीं, जरूरत तो नहीं ना। हम ग्रुप बना के हम में से एक बंदा कर लेगा ना। मतलब वो फ्री नहीं है, जो लोग फ्री नहीं है मॉर्निंग में, तो जो इवनिंग में भी कर लिया क्या सेशन। तो इस तरह हम डबल डबल सेशन चलाएंगे। हाँ जी, ये तो वो सजेशन ट्वेंटी कैसा है? फाइव एक जी जी। टाइम पे ना पास मेडिसिन के भी 25 से ज्यादा एमसीक्यूज करने से ना बंदा बहुत सैचुरेट हो जाता है। तो 25 से जो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, जो फर्स्ट टाइम में तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि आप एट अ टाइम 25 से ज्यादा करो। तो आपको 2 सेशन तो चलाने ही पड़ेंगे, मॉर्निंग और इवनिंग पे लेके जाना पड़ेगा हर हाल में। हाँ तो इस पे लेकिन वो बंदे अगर चेंज हुए तो उसमें ये होगा ना कि उसको रीसेट करना पड़ता है ना, वो फिर उनके क्वेश्चन सारे जो है ना वो डिलीट नहीं हो नहीं जाएंगे जो उन्होंने किए नहीं नहीं, होंगे। नहीं, ऐसे वो नहीं तो आप भी होगा। खोल सकते हो, उसको तो आप खोल सकते हो, पासवर्ड है हाँ, उनके नहीं पास नहीं, ना। वो उसमें बिल्कुल ऐसा नहीं होता। वो तो वही आएंगे ना, वही मतलब आप उसने बस जो सॉल्व कराए अगले आना शुरू हो जाएंगे। फिर वो आप जो कराओगे फिर उसके बाद उसके पास भी अगले आएंगे। जो सॉल्व होते जा रहे हैं वो तो नहीं आएंगे ना। हाँ जी, जो हमने मतलब शाम में सॉल्व कर लिए ना, तो वो मॉर्निंग वालों के पास तो वो नहीं आएंगे ना फिर। हाँ, तो मॉर्निंग वालों के मैं पास ये अगले कह आएंगे वो तो। बिल्कुल ऐसा ही है, ग्रुप तो यही रहेगा ना आपके पास। तो अगले 25 करोगे, जो नहीं एक्टिव होंगे वो बाद में रिव्यू क्या करेंगे। कोई बात नहीं, कोई दूसरा 17,000 और खर्चा कर ले। नहीं नहीं नहीं, ऐसे हाँ। नहीं, ऐसे जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल मेरी बात सुने आप लोग, ऐसे जरूरत ही नहीं है। इसमें आपके पास ये है कि आपके पास जो है वो एमसीक्यूज अगर 25 मॉर्निंग में पोस्ट हुए, 25 शाम में पोस्ट हुए, तो वो सेम एमसीक्यूज नहीं होंगे। दो बंदे भी इसको चला सकते हैं, तो ऐसा कोई इशू नहीं है, सेम क्योंकि सेम होना सॉल्व नहीं कर चाहिए ना, लिया तो। सेम सेम तो नहीं होना चाहिए, सेम तो नहीं होना चाहिए। सेम एक तो हमने देख लिया ना, वो हम किसी वक्त रिव्यू कर लेंगे जो ग्रुप में नहीं नहीं देगा। हाँ, जो तो नहीं मॉर्निंग एक्टिव वाले रिव्यू जी जी किया करेगा। अगर सुबह के टाइम पे कोई और भी करा रहा है सेशन, वैसे तो डॉक्टर जी आयशा जी। इस टाइम करा लेंगी, वो मॉर्निंग में करा लेंगी, सारा कुछ उन्होंने डील करना है। क्योंकि वो अभी जॉब भी नहीं कर रही तैयारी की वजह से ना, तो वो करा लेंगी, मॉर्निंग में भी वो कराएंगी और इवनिंग में भी। और उससे ये होता है कि जब आपके पास जो सॉल्व हो गए ना एमसीक्यूज एक बार, वो दोबारा नहीं आएंगे जब तक रीसेट ना करो। तो वो सेम वैसे एमसीक्यूज ही अगले आगे डिफरेंट एमसीक्यूज आएंगे, 25 डिफरेंट, फिर 25 डिफरेंट, फिर 25 डिफरेंट। तो ये डॉक्टर आयशा अच्छा डील करेंगे इस चीज को ना, वो लेके चलेंगे सबको। मॉर्निंग में भी मैम सेशन रखेंगे, स्लोली थोड़ा जाएंगे उसमें, क्योंकि जो लोग बिजी हैं आप जॉब यहाँ पे तो वो पर भी कर सकेंगे, क्योंकि मोबाइल तो हर कोई देखता होगा, कोई 5-10 मिनट के लिए कॉल लेगा, कोई मैसेज देख लेगा, स्लोली जाएंगे। इवनिंग में अगर ज्यादातर लोग पारे हैं तो मसला नहीं है, लोग तेज भी कर सकते हैं। मॉर्निंग में हम स्लोली स्लोली कोई मतलब कोई 20 मिनट में एक एमसीक्यू उसकी फिर आंसर, नहीं, इस तरह भी उससे जो चला है ना सकते फायदा नहीं रहता। जब एक बार रिदम ब्रेक हो जाए ना, 20 मिनट में आंसर आ रहा है तो फिर कोई एक्टिव नहीं रहता। सेशन एक्टिवली चलता है। जब हम एमआरसीपी या इसके लिए भी किया करते थे ना, तो सेशन एक्टिव चलता है। अगर एक्टिव नहीं है, 20 मिनट में एक आंसर आ रहा होगा, तो बहुत डिले हो जाएगा, वो फिर दूसरे बंदे का भी हाँ रिदम खराब हो जाएगा। नहीं, तो फिर तो इसके लिए फायदा डॉक्टर नहीं है। आयशा आयशा ने बहुत अच्छा कराया है। नेक्स्ट भी वही कराएंगी, मॉर्निंग और इवनिंग ना, तो वो अच्छा लेके चल लेंगी। वो कल से वही 50 एमसीक्यूज अभी उन्होंने जो बताया, वो कमिटेड है इस उसका चीज के लिए और वो कवर कराएंगी। ठीक हाँ, है। बाकी ठीक है। मैं मैडम उसकी स्पीड थोड़ा ज्यादा है ना, तो हर एक को मौका दे, क्रिटिकल एनालिसिस उसको उसके कर ले, हर एक कमेंट्स कर ले। वो स्पीड जरा कम रखे, बस ये रिक्वेस्ट है थोड़ा। सही है। जो भी करता है जो टीम लीडर है, उसको स्पीड वो जरा कर, कम रखे और हर एक से ओपिनियन ले लेना। उसमें इशू नहीं, वो डॉक्टर कर अगर आप लेंगे। देखिए मेरी जी बात जी सुने, हर बंदे का ओपिनियन का वेट करेंगे ना, तो आपके पास बहुत टाइम लग जाएगा। तो फिर तो आप सारा दिन ही शायद पोस्ट करते रहे, तो थोड़े ही मतलब हो पाएंगे। अब आपने ऐसे करना होता है, आपने कवर भी कराने होते हैं मैक्सिमम जितना कोई कर रहा है, और एग्जाम में भी आपको इतनी स्पीड रखनी पड़ती है। बाकी आप बाद में रिव्यू करो उसको। आपके पास तो 6 महीने हैं, तो अगर इतनी स्पीड में भी ना कराओ ना, तो फिर तो टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाएगी सही से। अब आपको 2 घंटे, अगर आपको 2 घंटे एक सेशन में दे रहे हो, फिर दोबारा आप 1.5 घंटा मेरे साथ दे रहे हो, फिर 2 घंटे दोबारा एक सेशन में दे रहे हो, तो आपको अपना पढ़ने के लिए भी तो टाइम चाहिए ना। तो इसलिए सेशन का मतलब ये होता है कि वो जल्दी जल्दी एक बार आप कुछ ना कुछ गेन कर लो, और उसको फिर डिटेल में दोबारा रिव्यू कर लो। ठीक सही है। है।
और मजीद डॉक्टर आयशा थोड़ा सा और स्लो हो जाएंगी, लेकिन वैसे सही उन्होंने कराया, बहुत अच्छा कराया। तो बाकी वो थोड़ा सा और स्लो हो जाएंगी, ठीक है। चलो, जूम क्लास में मैं आपको लिंक दे दूंगी अगर आप करना चाहो, लेकिन जूम क्लास में पॉसिबल नहीं है। हमेशा जो एमसीक्यूज इस तरह के होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, ठीक है। वो आपको ऐसे ही चलाने पड़ते हैं भागम भाग। बाकी मैं आपको कॉन्सेप्ट तो सारे मैं ही दे रही हूँ आपको, तो वो कॉन्सेप्ट तो आपको सारा कुछ मेरे पास से मिल जाएगा, बाकी आपको बस रिव्यू करने हैं फटाफट एमसीक्यूज, ठीक है। लेकिन पॉसिबल नहीं है ना, ऑडिबल ऑडिबल जो ऑडियो मेमोरी पॉसिबल नहीं है इस टाइम पे। पास मेडिसिन आपके पास 50 एमसीक्यू जूम सेशन में तकरीबन 4 घंटे चाहिए आपको, तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चले, ओके, फिर मैं सेशन एंड करती हूँ, इंशाल्लाह कल मिलते हैं और फिर आपका वीकेंड मेरे साथ ऑफ होगा। ओके, अल्लाह हाफिज।